जी अस्सलाम वालेकुम। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेके। अच्छा जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, जो कल की हमारी क्लास थी वो तो सॉर्ट ऑफ ओरिएंटेशन क्लास थी, उसमें तो ऐसा हमने एक ब्रीफली चीज़ों को देखा था, ठीक है। आज हमारी फॉर्मल जो क्लास है, फर्स्ट क्लास है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि एफबीआर के साथ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो एफबीआर के रजिस्ट्रेशन को हम डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं ये जो दरमियान में देख रहा होता हूँ, ये जब डिस्टॉर्शन होती है मुझे लोगों को म्यूट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने वो कोशिश करनी है, खुद ही अवॉइड करें कि अनम्यूटेड आप ना हो। अच्छा, कल हमने जो क्लास स्टॉप की थी वो हमने प्रेम्बल पे स्टॉप की थी, और प्रेम्बल के बारे में उम्मीद है कि आपने कल की क्लास को रिविजिट किया होगा। तो मुझे सबसे पहले आप लोग बताएं कि किन लोगों ने कल की क्लास को अटेंड किया था और किन लोगों ने अटेंड नहीं किया था और वो सुन के आए हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे आप अपना बता दें, जो सुन के आए हैं वो काइंडली अपना चैट करके उस पर टाइप करें कि लिसन और अटेंडेड, प्लीज़। आई वाज इन द लास्ट क्लास। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा वो डिस्कशन करें, ठीक है। थोड़ा सा क्लास का पार्टिसिपेंट ऐसे बने कि आप क्लास के अंदर ऐसे महसूस करें अपने आप को कि हम मौजूद हैं, ठीक है। सर प्रोसिक्यूशन टेस्ट तो फिर आप रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं ना सर। अटेंडेड अटेंडेड अटेंडेड। चले, जिन लोगों ने अटेंड किया था जबरदस्त, जिन्होंने नहीं किया वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि हर क्लास पिछली क्लास के साथ कनेक्टेड होगी और आपने क्लास कोई मिस नहीं करनी। अगर कोई क्लास मिस हो जाए तो आपने अगली क्लास में आने से पहले जो पिछली क्लास होगी उसको आपने सुन के आना है, ठीक है। आपने ये कोशिश करनी है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टैक्स पे रजिस्ट्रेशन को, ठीक है। आपको एक चीज बता दूं कि एफबीआर के साथ आपकी रजिस्ट्रेशन को हम कहते हैं कि एनरोलमेंट। जैसे हम कहते हैं ना, फलां कॉलेज में मैं एनरोल हो गया हूँ, ठीक है, फलां यूनिवर्सिटी में मैं एनरोल हो गया हूँ। तो इन द सेम सेंस कि अगर जब हम एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड करते हैं तो हम कहते हैं कि मेरी जी रजिस्ट्रेशन नहीं, बल्कि हम कहते हैं एनरोलमेंट हो गई है मेरी। किसके साथ? एफबीआर के साथ। एफबीआर के साथ कौन कौन बंदा रजिस्टर्ड हो सकता है? कोई भी इंडिविजुअल रजिस्टर्ड हो सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल के अलावा आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है, आपकी एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी कि पार्टनरशिप रजिस्टर्ड हो सकती है। तो फॉरेन नेशनल भी अगर चाहे तो वो एनटीएन ले सकता है यहाँ से, ठीक है। और आपको रजिस्टर्ड कब माना जाएगा? जब आप ई एनरोल्ड हो जाएंगे आईरिस पोर्टल पे। अगर आपको आईरिस पोर्टल का लॉगिन वगैरह मिल जाए तो आपको क्या जाएगा कि आप एफ बी आई के साथ रजिस्टर्ड हो गए, ठीक है। अब एक चीज नोट फरमा लें, जो आपके इंडिविजुअल्स होते हैं इनका जो 13 डिजिट CNIC होता है वही उनका एनटीएन होता है। ये 2015 के बाद आपके सेक्शन 181 के अकॉर्डिंग आपके जितने इंडिविजुअल्स हैं उनका CNAC ही उनका एनटीएन है, ठीक है। लेकिन आपके जो एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, आपकी कंपनी है, इनके लिए 7 डिजिट का एनटीएन होता है और इंडिविजुअल्स के लिए 13 डिजिट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपको रजिस्टर्ड होने के बाद क्रेडेंशियल भेजे जाते हैं आपके मोबाइल पे भी, आपके ईमेल पे भी। उन क्रेडेंशियल को यूज करते हुए इन द सेम मैनर जैसे हम फेसबुक वगैरह पे लॉगिन होते हैं, हम आइरिस पोर्टल पे लॉगिन होते हैं। ये आपको अभी मैं लॉगिन होकर दिखाऊंगा, आपको दिखाते भी हैं किस तरह से आप विजिट करते हैं। तो अभी बस मेरे साथ चलें। यानी कि हमने फिर कहा कि इंडिविजुअल की भी रजिस्ट्रेशन हो सकती है, एओपी की भी हो सकती है, ठीक है, और कंपनी की भी हो सकती है। वैसे फॉरेन नेशनल भी है लेकिन उसको भी, ठीक है। अच्छा जी, ये आपका चैप्टर एक्स है, 1, मतलब चैप्टर 9 है, ठीक है, जिसको 1X कह लें। जो आपकी टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन के मुतालिक है, और ये सेक्शन 181 से लेके 181E तक, ए से लेके ई तक, ये डिफरेंट सेक्शंस हैं जो डिस्कस करते हैं आपकी टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन को। हालांकि ऐसा होना चाहिए था, अगर वैसे हम एक लेमैन के तौर पे सोचें कि एफबीआर अगर टैक्स कलेक्ट करना है तो रजिस्ट्रेशन से बुक स्टार्ट होती है, जो आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो आगे चलता हुआ वो फिर इंडिविजुअल को डिस्कस करता है कि इंडिविजुअल कैसे रजिस्टर होगा, कंपनी कैसे होगी, आपका एओपी कैसे होगा, फिर एंड पे रिटर्न कैसे होगी, फिर ऑडिट कैसे होगा, एक सीक्वेंस होता। लेकिन कानून को कभी भी इस सीक्वेंस से नहीं लिखा था। कानून को लिखने वाले वो अपने डिफरेंट एक अंदाज से लिखते हैं। पाकिस्तान या दुनिया में कोई भी कानून आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई आपके स्टेप टू स्टेप चीजें मिलें। तो इसमें भी ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है कि चैप्टर आपका जो 9 है ये आपका डील करता है टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन। ये जो हम बोलते हैं कि यार 181 का फॉर्म, तो 181 का फॉर्म क्या होता है? ये टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन को डील करते हैं, ठीक है। इसको हम हल्का सा देख भी लेते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं। फिर उसके साथ ये रूल्स भी हैं। जैसे कल मैंने आपको कहा था कि
ऑर्डिनेंस अपनी ज़ात तक कुछ भी नहीं है, मतलब मुकम्मल मीनिंग नहीं दे सकता हर सेक्शन। लाजमी नहीं है कि हर सेक्शन ही इनकम्प्लीट मीनिंग देता हो, लेकिन कुछ आपके सेक्शंस फर्दर एक्सप्लेनेशन, फर्दर वो चाहते हैं कि उनको एक्सप्लेन किया जाए या फर्दर प्रोसीजर को डिफाइन किया जाए, तो आपके सेक्शन का जो फर्दर प्रोसीजर होगा वो रूल में कहीं ना कहीं लिखा होगा। तो जैसे हमने कहा 181 जो पूरा सेक्शन है, अब उस सेक्शन के आगे जो फर्दर आपकी रहनुमाई है, गाइडेंस है, वो कहाँ पे लिखी गई है? आपके इस चैप्टर में, जो आपका चैप्टर टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन को डील करता है। ये रूल 79 से लेके 83 तक वो रूल्स हैं जो आपके डिस्कस करते हैं कि टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। मिसाल के तौर पर रजिस्टर करने के लिए वो कहेगा एक फॉर्म आपने फिल करना है। अब वो फॉर्म कहाँ पे बना होगा? आपके रूल्स में बना होगा, ठीक है। यानी कि प्रोसीजर अगेन आपको पता चल गया कि कहाँ पे, ठीक है। वो एक टैक्स पेयर को नेशनल टैक्स पेयर नंबर दिया जाएगा, वो एक सर्टिफिकेट पे होगा, सर्टिफिकेट का टेम्पलेट कैसा होगा वो रूल आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये आपको रूल्स और थोड़ा सा ऑर्डिनेंस की कल के बाद आज थोड़ी सी मजीद एक्सप्लेनेशन पता चल गई क्या होती है। अगर मैं सेक्शन 181 को पढ़ूँ तो ये कहता है कि एक बंदे ने अगर रजिस्टर्ड होना हो तो वो अप्लाई करेगा, ठीक है। कहाँ पे अप्लाई करेगा? एक प्रेस्क्राइब फॉर्म पे। प्रेस्क्राइब फॉर्म यानी कि एक फॉर्मेट है, एक नमूना होगा, एक टेम्पलेट होगा जिसके जरिए हम अप्लाई करेंगे। अब इसका जो टेम्पलेट है कहाँ पे दिया गया है, ये अब ऑर्डिनेंस आपको नहीं बताएगा, ये आपको चीज रूल्स बता रहे होंगे, ठीक है। रूल्स बताएंगे कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है, ठीक है, कौन सा फॉर्मेट होगा। इन द प्रेस्क्राइब मैनर फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि उस मैनर से उस फॉर्म पे अप्लाई करेंगे जो आपको बता दिया जाएगा। प्रेस्क्राइब चीजें कहाँ पे होंगी? आपके रूल्स। द कमिश्नर हैविंग जुरिस्डिक्शन, ये वाली चीज बड़ी अहम है, ये आपको शायद कोई बंदा ना बताए, लीगली भी और प्रैक्टिकली भी आपको बता दूं। अगर मैं इस्लामाबाद बेस्ड हूँ, मैं रहता हूँ कराची में हूँ, मैं कराची शिफ्ट कर गया हूँ, आगे मेरा इरादा कराची में रहने का है, ठीक है। तो मुझे जब अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है तो मुझे अपना वहाँ पे जो एड्रेस देना होगा, अभी हम फॉर्म पे जब जाएंगे तो मुझे कराची का एड्रेस देना चाहिए, क्योंकि मेरा जो केस होगा, मेरा जो FBR के अंदर प्रोफाइल बनेगी, वो कराची का एक ऑफिसर जो मैं अपना एरिया डिफाइन करूंगा, उस एरिया के अकॉर्डिंग कौन सा कमिश्नर होगा जो मेरे केस को देखेगा। मैं अगर मिसाल दूं कि कराची की भी डिफरेंट लेट्स सपोज एरिया है, ठीक है, वो ईस्ट है, वेस्ट है, जो भी हैं आप लोग बेहतर जानते हैं, नाजमाबाद है, फलां है। तो उसमें किस एरिया का मैं डिफाइन करूंगा, ये एरिया उसके करीब तरीन जो FBR का ऑफिस होगा और जो उसमें कमिश्नर साहब बैठे होंगे उसको अलॉट हो जाएगा। अगर मैं गलती से भी अपना इस्लामाबाद का ऑफिस लिख दूंगा या घर का एड्रेस लिख दूंगा, तो अब उसका इफेक्ट क्या होगा कि कल को कभी भी मैं कराची में बैठा हूँ, मेरा टैक्स का कोई नोटिस आता है, कोई केस खुलता है तो इस्लामाबाद से खुल रहा होगा, तो क्या मैं हर केस के लिए कोई मसला मसाइल है तो मैं इस्लामाबाद चक्कर लगाता रहा हूँ? तो नहीं। यानी कि फिर बड़ा मुतातन आपने जो एड्रेस लिखना है वो उस एरिया का लिखना है जहाँ पे आप रिजाइड करते हैं, जहाँ पे आपने रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने कि ज्यूरिसडिक्शन क्या कल को ट्रांसफर नहीं हो सकती, ज्यूरिसडिक्शन आपकी ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन ज्यूरिसडिक्शन ट्रांसफर करवाना भी एक मशक्कत वाला और लंबा चौड़ा काम है, ठीक है। यानी कि मैं चाहता हूँ कराची के बाद, मैं कराची के में रहने के बाद 2-4 साल मैं कहता हूँ मुझे वापस इस्लामाबाद आना है। अगर मैं इस्लामाबाद आऊंगा तो मुझे अपनी ज्यूरिसडिक्शन को कराची से इस्लामाबाद ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। अगर मुझे ट्रांसफर करवाना है तो वो फिर मैंने आपको बताया तरीका भी कभी आप पूछोगे बता दूंगा, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि फिर वो लंबा चौड़ा काम हो जाता है, ठीक है। ये कहते हैं द कमिश्नर हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर अ केस, यानी कि जब एप्लीकेशन आपकी सबमिट होती है तो जिस कमिश्नर के पास जाती है वो हम कहते हैं कि फलां बंदे के पास, फलां कमिश्नर के पास इस केस की जुरिसडिक्शन है। जहां पे उसको जरूरी लगता है वो बाय फैक्ट्स ऑफ द केस, केस को देखते हुए रजिस्टर्ड टैक्स पे, और जरूरी हर वक्त ही लगता है, ऐसा नहीं है जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे वो समझेगा जरूरी है इसके पास रजिस्टर करो, ठीक है, और उस मैनर में रजिस्टर कर लेगा। मैनर क्या है? जो आपके रूल में लिखा हुआ है कि आपके पास एप्लीकेशन आएगी, आपने उसको एंट्री एंड सर्टिफिकेट जारी कर देना है, ठीक है, वो सारी चीजें देख लेंगे। फिर वो कहता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए एक तरीकाकार बनाया जाएगा, और वो तरीकाकार क्या है? वो FBR रूल्स बनाएगा, रूल्स के जरिए नोटिफाई करेगा। और वो क्या तरीके, अब उसने इलेक्ट्रॉनिकली वो जो मेथड है करवाया हुआ है। आपको पता है कि आपकी FBR की सारी जो मोस्टली करस्पॉन्डेंस है वो सारी ऑनलाइन होती है, मैनुअल आपके पास कोई एप्लीकेशन या कोई नोटिस नहीं आता, आता भी है लेकिन इतने नोटिस आपके मैनुअल नहीं आते, लेकिन सारे ऑनलाइन ही आईरिस इनबॉक्स में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने, मैंने आपको पहले बताया कि आपका वो इंस्टाग्राम का आपका इनबॉक्स कह लें, आपका फेसबुक का इनबॉक्स कह लें, अभी आईरिस का भी हम इनबॉक्स देखेंगे। अच्छा जी, 2015 के बाद, और 2015 और उसके बाद आपका जो NIC नंबर है, ठीक है, वही NIC नंबर आपका यूज होगा एज नेशनल टैक्स नंबर, एज अ NTN नंबर, ठीक है। उसी नंबर को हम कहेंगे कि आपका NTN नंबर। तो ये वाला सेक्शन 181 आपको क्लियर हुआ है मेरा भाई? प्लीज बताएं। सर ये 3 नंबर बता दें अगेन। क्या चीज़ है? तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, वो कहता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई FBR स्कीम लाएगा, कोई तरीकाकार लाएगा
कि आपकी रजिस्ट्रेशन को कैसे वो करना है, टैकल करना है, जिसके लिए आपको अभी पता है कि क्या हो रहा होता है कि जब आप अप्लाई करते हो तो आपको आपके मोबाइल पे भी एक पिन आता है, आपके ईमेल पे भी एक कोड आता है, फिर आप वेरीफाई करते हो, फिर उसके बाद आपको पता है कि वो अभी हम करते हैं, डिस्कस करते हैं, अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड होना चाहेगा तो अभी हम आपके सामने क्लास के सामने रजिस्टर्ड करेंगे, ठीक है। तो वो कहता है कि उसके लिए जो प्रोसीजर को मैकेनिज्म के किस तरह से चीज रजिस्टर्ड होगी, तो उसके लिए वो एक तरीकाकार बनाया जाएगा, एक स्कीम बनाई जाएगी, वो स्कीम रेगुलेट होगी, उसको बाकायदा गवर्न किया जाएगा रूल्स के जरिए, ठीक है। और वो रूल्स कौन बनाएगा? वो आपका बोर्ड बनाएगा, जिसको वो फिर नोटिफाई करेगा, ठीक है। अच्छा जी, एक चीज आप नोट कर लें कि आपके रजिस्टर्ड होने के बाद ये जो आप डिफरेंट बिजनेस जाते हैं, शॉप से, कहीं फार्मेसी पे या किसी बैंक में, इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल बैंकों में है, इस सेक्शन की या इस मतलब 181C की। जब आप किसी भी बैंक में जाएंगे तो आप देखिएगा वहां पे उनका एनटीएन नंबर हर ब्रांच के अंदर डिस्प्ले हुआ होता है। वो बाकी लोगों को भी फॉलो करना चाहिए, लेकिन बैंक वाले इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। वो कहते हैं कि एवरी पर्सन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाता है, बिजनेस क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे, कहता है जिस पे टैक्स लगता है, ठीक है, उनके पास अगर एनटीएन नंबर है तो लाजमी तौर पे शेल डिस्प्ले हिज एनटीएन एट कॉन्स्पिशियस प्लेस एट एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि आपके जितने भी बिजनेसेस हैं, एनटीएन तो आपका एक ही होगा क्योंकि ये फेडरल लेवल पे होता है, ठीक है। तो आप हर बिजनेस वाली जगह पे जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं आप एनटीएन लगाएंगे। और इसकी मिसाल मैंने आपको कहा सबसे अच्छी मिसाल बैंकिंग है। बैंक में कभी भी आप जाओ तो उनका जो नोटिस बोर्ड लगा होगा उस पर उनका एनटीएन भी लगा होगा, ठीक है। ये आपने देखा कभी आप बैंक जाए तो, और किसी भी बैंक जाए। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हुए बिजनेस स्ट्रक्चर में, अभी मैंने एरस की तरफ लेके जाना है, वो आपने परेशान नहीं होना। तो कल मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि आपको याद होगा मोस्ट लाइकली कि सोल प्रोप्राइटर के लिए मैंने आपको कहा था कि एफबीआर के साथ रजिस्टर करते हैं। एफबीआर का जो पूरा पोर्टल है वो आयरस पोर्टल है, आयरस पोर्टल पर भी हम स्विच करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले कि हम स्विच करें थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। जी नदीम अहमद, आप क्वेश्चन पूछें अपना, टाइप कर दें। अच्छा जी, सोल प्रोप्राइटर पे हम चलते हैं। आवाज आ जी, रही है? जी आ रही है। अच्छा सर, अगर किसी का बिजनेस चल रहा है, जिस वक्त रजिस्ट्रेशन किया है इनकम फ्रॉम बिजनेस, बाद में उसकी बिजनेस खत्म हो जाए, फिर नदीम भाई वो आवाज प्रिंसिपल। क्लियर नहीं है, इतनी बेहतर आवाज नहीं है, प्लीज आप टाइप कर लें, ठीक है, या हैंड वगैरह लगा के बाद में क्वेश्चन एंड पे पूछ लीजिएगा, ठीक है, या क्वेश्चन टाइप कर दें, ठीक है। आवाज आपकी इतनी क्लियर नहीं। जी जी, थैंक यू, नहीं कर रहा। अच्छा जी, सोल प्रोप्राइटर का आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देना है। इसमें वन मैन शो होता है, ठीक है, एक ही बंदा होता है, उसके पास फुल ऑटोनॉमी होती है। ऑटोनॉमी क्या, फुल पावर्स होती हैं, जैसे मर्जी वो फैसले करे, स्याह सफेद का वो मालिक होता है, सिंगल ओनर होता है, किसी बंदे के साथ उसने प्रॉफिट या लॉस को शेयर नहीं करना होता, उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट थोड़ा सा समझाने वाला है। याद रखिएगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी से मुराद ये है, मैं मिसाल देता हूँ, अगर मेरे भाई ने किसी बंदे के पैसे देने हो, ठीक है, और उसने किसी 1 लाख रुपए किसी बंदे का देना है, तो अगर मुझे किसी बंदे को गारंटी देनी पड़े अपने भाई की कि मैं अपने भाई का 1 लाख रुपए मैं दूंगा, तो मैं कहूंगा कि माई लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ 1 लाख ओनली, यानी कि मैंने अपनी जिम्मेदारी 1 लाख तक फिक्स कर दी। लेकिन अगर एक बंदा कोई कहता है कि यार मैंने आपके भाई से पैसे लेने हैं, ठीक है, लेकिन काफी ज्यादा पैसे लेने हैं, ठीक है, आप कितने पैसे लेने हैं वो तो खैर उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन उसने कहा कि बेतहाशा ही पैसे लेने हैं, तो आप क्या सारे पैसे देने की जिम्मेदारी लेते हैं? मैं कहूंगा भाई कोई लिमिट तो बताओ, कोई लिमिट ही आप नहीं बता रहे। अगर लिमिट आप नहीं बता रहे, इसका मतलब है कि मैं अपनी मेरी वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी बना रहा है। ये तो मैंने एक जनरल सी मिसाल दी। आपके सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस में अगर आपके बिजनेस को लॉस हो जाए, बेसिकली ये कंसेप्ट है, यहाँ से आगे मैं आपको पहले बता दूं, ये कंसेप्ट निकला है सेपरेट लीगल एंटिटी से। सेपरेट लीगल एंटिटी से क्या मुराद होता है कि आपका बिजनेस अलग एक पर्सन है, उसकी अलग पहचान है, आपकी अलग पहचान। अगर आपके बिजनेस की अलग पहचान है तो उसका अलग वो कह लें कि रिकग्निशन है। अगर बिजनेस को लॉस हुआ तो क्या आपके बिजनेस की मद में आपको पकड़ा जाए? तो कानूनी एतबार से सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस में अगर आपके बिजनेस को नुकसान हो गया तो आपको बिल्कुल जरूर पकड़ा जाएगा, यानी कि बिजनेस पे नहीं कर पा रहा तो आप पे करें। सोल प्रोप्राइटर में आपके बिजनेस की आपसे अलग पहचान होती नहीं है, सेपरेट एंटिटी होती नहीं है। आपकी जो एंटिटी, आपकी जो पहचान है वो ही असल पहचान है, ठीक है। मतलब वो एक सेल्फ जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो कुछ भी नहीं है, आपका एंटीएन ही सोल प्रोप्राइटर का एंटीएन है। आपके एंटीएन को यूज करते हुए हम अपना बिजनेस पा रहे होते हैं, ठीक है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी में अगर नुकसान हुआ तो आपके जाती गाड़ी, आपका बंगला, आपका घर, सब कुछ सेल करना पड़ेगा, और आपने जिन जिन लोगों से पैसे लिए हैं, जिन जिनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, यू हैव टू पे फॉर दैट, ठीक है। जितना भी लॉस हुआ आपको पे करना पड़ेगा। नो लीगल फॉर्मेलिटी,
यानी कि आपके सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस को कहीं पे रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको एफबीआर से एनटीएन लेना पड़ेगा। ठीक है, एनटीएन आप लेंगे, एनटीएन लेके आप देन अपना बिजनेस करेंगे। ठीक है, तो ये एनटीएन का लेना है, वो कहता है नो लीगल फॉर्मेलिटी से मुराद ये है कि बाकी अगर बिजनेस को देखें एससीसीपी में अगर कंपनी को रजिस्टर्ड करना हो, ईज ऑफ डूइंग अगर पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करना हो तो लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। ठीक है, लेकिन ये वाली जो चीज़ है सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें कोई खास ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए सोल ऑपरेटर के लिए हमने जाना है एफबीआर पोर्टल पे। एफबीआर के पोर्टल पे जाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि चंद चीजें आपके पास पहले होना जरूरी है। ठीक है, वो क्या है? सबसे पहले सोल ऑपरेटर को रजिस्टर करने के लिए आपके पास आपका सिंपल एनटीएन होना चाहिए। सिंपल एनटीएन से मुराद ये कि आपको पहले एफबीआर के पास रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। रजिस्टर्ड होने के बाद आपको अपने बिजनेस का एफबीआर को बताना पड़ेगा कि मैं ये बिजनेस करता हूँ। ठीक है, वो कैसे करना है अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बिजनेस रजिस्टर्ड होने के लिए क्या चाहिए? आपका मोबाइल नंबर चाहिए, आपका ईमेल चाहिए, आपका सीएनसी नंबर चाहिए, आपका एड्रेस चाहिए। ठीक है, और अगर आप बिजनेस रजिस्टर कराना चाहते हो तो आपके पास बिजनेस प्रीमिसेस जो है यहाँ पे जहाँ पे आपका बिजनेस हो रहा है उसका रेंटल एग्रीमेंट या ओनरशिप प्रूफ चाहिए, और एक यूटिलिटी बिल भी चाहिए होगा, और एक लेटर भी चाहिए। लेकिन ये लोग नॉर्मली ये करते हैं कि ये चीजें ब्लैंक भी लगा दें, तो एफबीआर आजकल वो इन चीज़ों की तरह देखता नहीं है। असूली तौर पर उसको देखना चाहिए कि वाकई ये यूटिलिटी बिल ही लगा है, ये वाकई ही कोई प्रीमिसेस का रेंटल एग्रीमेंट लगा है, वो बस ऑटो में अप्रूव कर रहा है। लेकिन अगर आप सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसमें वो बाकायदा आपको पूछता है कि भाई ये क्या मजाक है। ठीक है, तो खैर सोल प्रोप्राइटर में ये थोड़ी चीजें अब मैं जो पोर्टल पे स्विच करना है ताकि आपको पोर्टल का व्यू करवाया जाए। ठीक है, अच्छा जी, ये एफबीआर की मेन वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके मेरे प्यारे दोस्तों आपने यहाँ पे जाना है इनकम टैक्स आईआरएस। ठीक है, इसको एक तो आप इस तरह असेस कर सकते हैं, और दूसरा सिंपल आप गूगल पे लिख दें irs.fbr। ठीक है, यहाँ से भी आप असेस कर सकते हैं। जब यहाँ पे लिखेंगे तो ये फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक कर दें तो यहाँ से भी आप खोल सकते हैं। यानी कि आपके पास दोनों तरीके हैं किस तरह से आपने इसको असेस करना है। ठीक है, व्हाट्सएवर आप असेस कर लीजिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे आके दो चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। एक होता है ई एनरोलमेंट और एक होता है न्यू रजिस्ट्रेशन। अच्छा जी, यहाँ पे दो चीजें हैं आपकी, ई एनरोलमेंट और न्यू रजिस्ट्रेशन, दोनों में फर्क क्या है याद रख लें कि जो ई एनरोलमेंट है वो उस बंदे की होती है जिस बंदे में, मिसाल के तौर पे आगे कंपनी में जाके आपको बताऊंगा, मैं एक बंदा हूँ, मैंने कभी रिटर्न फाइल नहीं किया, कभी भी फाइल नहीं किया, तो मैंने कंपनी खोली, जब कंपनी खोलूंगा तो एफबीआर बैक एंड पे एफबीआर का और एससीसीपी का आपस में एक एमओयू है। जब भी कोई कंपनी खुलती है तो कंपनी के अंदर जितने डायरेक्टर्स होते हैं उनका डाटा उठा के एससीसीपी वाले एफबीआर को देते हैं कि यार ये लोग कंपनी बना रहे हैं। उनकी भी ऑटो में रजिस्ट्रेशन हो जाती है। ठीक है, लेकिन उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो आप ये कह लें कि पार्शियल इन्फॉर्मेशन एफबीआर के पास तो चली जाती है, लेकिन एफबीआर चाहता है कि आप खुद से भी रजिस्टर्ड आके करें हमारे पास। जब आप खुद से रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तो ये है कि उनको बाकायदा रजिस्टर्ड करके उनका मोबाइल उसको पासवर्ड भी भेज देता है एफबीआर। ठीक है, या फिर ये समझें कि कोई बंदा ऐसा कि मुझे कहीं से सैलरी मिलती है, सैलरी जहाँ से मिलती है वो टैक्स काट के मुझे सैलरी देते हैं, तो वो जब सैलरी गवर्नमेंट के खजाने में वो मेरा टैक्स जमा करवाएंगे जहाँ से मुझे सैलरी मिलती है, तो एफबीआर के पास मेरी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी। या मैं कहीं से प्लॉट बाय करता हूँ, जब प्लॉट बाय करूंगा तो मेरा टैक्स कट जाएगा। ठीक है, 236 से के का जब मेरा टैक्स कट जाएगा तो याद रखिएगा इस इन सिनेरियोज में सेक्शन 114(4) का नोटिस जारी होता है। सेक्शन 114(4) का, उसके अकॉर्डिंग एफबीआर किसी भी बंदे को नोटिस जारी कर सकता है जिसको वो जरूरी समझते हैं कि इसका रिटर्न फाइल होना चाहिए। तो अगर उस बंदे का हम रिटर्न वगैरह फाइल करना होगा, तो अगर हमने कभी खुद से रजिस्टर नहीं किया, तो अगर आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे ना तो कहेगा नहीं नहीं न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं, वो कहेगा आप ई एनरोलमेंट करें। फिर बड़े सारे स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर वो न्यू रजिस्ट्रेशन तो ई एनरोलमेंट आता है। तो भाई ई एनरोलमेंट आया तो यहाँ पे क्लिक करना है। दोनों में फर्क क्या है? मैं आपको फॉर्म खोलता हूँ, ये फॉर्म खुल जाएगा आपका, ये देखें। ई एनरोलमेंट पे मैंने क्लिक किया तो कितना छोटा सा फॉर्म आया है। ई एनरोलमेंट में वो कह रहा है मुझे सीएनसी नंबर दो, मुझे अपना नेम बताओ इस बंदे का जिसको आपने रजिस्टर करना है, इसका सर्विस प्रोवाइडर बताओ, मोबाइल नंबर बताओ, उसके बाद ईमेल बताओ, ईमेल के बाद कैप्चा कोड डाल लो और सबमिट कर दो, बस इतना। ई एनरोलमेंट में सिर्फ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, लेकिन न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन या पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्लस आपसे एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भी ली जा रही है। ये दोनों में फर्क देख लें। ठीक है, अब एक चीज बता दूं, आपके ये जो सीएनसी है, ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन कर लें। अब आप लोगों में से कोई एक ऐसा बंदा
जिसने कभी एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड ना हुआ और वो रजिस्टर्ड होना चाहे तो हम उसको रजिस्टर्ड कर देते हैं। लेकिन एक चीज नोट फरमा लें, सेक्शन 114 के अकॉर्डिंग वंस यू रजिस्टर्ड विद एफबीआर, आपकी इनकम है, आपकी इनकम नहीं है, आपको हर साल इनकम टैक्स गोशवारा फाइल करना है। ये कानून की रिक्वायरमेंट है। सेक्शन 114 आपका सब सेक्शन 1 उसका क्लास बी और उसकी सब क्लास 7 के अकॉर्डिंग जब भी आप कभी एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड हो गया, ये चीजें आगे मैंने आपको दिखानी है, अभी मैं नहीं दिखा रहा क्योंकि वो फिर मुझे भाग भाग के उधर भी जाना पड़ेगा। तो आपको लाजमी तौर पे रिटर्न फाइल करना है। तो ये नहीं डरा नहीं रहा, लेकिन कोई ऐसा बंदा जिसने कभी एनटीएन बनाना हो या वो सोच रहा हो कि यार एनटीएन फ्यूचर में बनाना है, तो अभी अगर वो कहे तो हम उसको रजिस्टर्ड कर देते हैं। इज देयर एनीवन जो कहे कि मुझे रजिस्टर्ड कर दें? वरना ये मैं फॉर्म को डिस्कस करूंगा, अगर आप लोगों से वो में से कोई रजिस्टर करवा लेता तो मैं प्रॉपर इसको फिर फिल करके आपके सामने सबमिट कर दूं। इज देयर एनीवन? सर मुझे कर सकते हैं आप? अच्छा आलिया नो, ठीक है। अच्छा आलिया, फिर ऐसा करें कि आपके पास नहीं इंटरनेट नहीं, की एक्सेस है? माय नेम इज रुमिला सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। मिला आपके पास सीएनएसी है अभी आपके पास मौजूद? जी, मैं बोलूं 42 101 नहीं नहीं, अच्छा मैं लिख लेता हूँ, चलो 42101। 1588 एक मिनट 1588 437 437 -0। 0। अच्छा जी, फिर उसके बाद आप अपना बताएं जी, मिस या मिसेस? मिसेस अच्छा, फर्स्ट नेम जी आपका? रुमिला, ROMILA। मेरे ख्याल में इन्होंने आपने 62 टाइप किया है, ये 62 नहीं है, ये 42 है उनका नंबर। अच्छा मैं वो उनको देखने दें, बाकी लोग खामोश रहें, ठीक है, बाकी लोग खामोश रहें। ये आप अपना सीएनसी वगैरह देख लीजिएगा जी। जोमिला देखिएगा प्लीज। 42101, 62 नहीं, अच्छा अच्छा, 42101 ठीक है 42101, ठीक है जी। 1588 437 -0। ठीक है। आगे फर्स्ट नेम स्पेलिंग, रुमिला, ROMILA। ठीक है मिला। और लास्ट नेम? अली। मोबाइल आपका कौन सा नेटवर्क है? भारत। ठीक है 0092 0321 277 9593। ऐसा ऐसा 321 277 277 9593। 9593। जी ईमेल? रुमिला, ROMILA .पडानिया, PADANIYA PADA @gmail.com। आपके पास अभी एक्सेस है ना ईमेल वगैरह की? जी बिल्कुल है। आप कराची बेस्ड हैं? जी बिल्कुल, कराची बेस्ड। जहाँ पे आप रिजाइड करते हैं मुझे अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बताएं, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, क्या जगह है? इस पे कोई रे, नोटिस नहीं रे, आना, रे, कोई कुछ नहीं होना, ये बस अच्छा जस्ट अच्छा। वो एफबीआर को रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। रेजिडेंशियल, जी जी लेकिन रेजिडेंशियल। इस प्रॉपर्टी की बेस पे एक चीज नोट फरमा लें, जी आपका वो जी जुरिस्डिक्शन डिटरमिन होनी है कि कौन से कमिश्नर के पास किस एरिया में आपका केस अलॉट होना है। तो लिहाजा ये बड़े अपने अच्छा। केयरफुल बताना। ये आपका हाउस है? हाउस मेरा नहीं है, हम लोग रेंट पे हैं। ठीक है, ये हाउस है वैसे? जी जी बिल्कुल हाउस है। अच्छा, इसकी मेजरमेंट किस तरह से है? इसमें स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड, कनाल, मरला, अगर कुछ भी नहीं पता तो फिर हम अदर्स में डाल देते हैं। हाँ 10 में डाल दें। एरिया कितना है इसका? नहीं पता। चलो ठीक है, इसका 1 डाल देते हैं। अच्छा आप इसका बताएं हाउस नंबर क्या है? F102 F102 अल अमान अपार्टमेंट। AL? अल अमान, अल अच्छा अमान। अच्छा जी, कोई स्ट्रीट, कोई कम्प्लेक्स? गुलशन इकबाल, ब्लॉक 40।
ब्लॉक 40। जी। चैलेंज अब ये कराची में लिख रहा हूँ, कराची में आपका कौन सा ये बनता है बताएं जी। ये तो मुझे भी नहीं पता। कराची ईस्ट गुलशन टाउन, गुलशन, गुलशन, यस गुलशन। ये जी 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 जी। अच्छा जी। कैपेसिटी में जी या तो आप ऑनर नहीं है ना, तो आपने ये ऊपर वाला फर्स्ट वाला लिखना है, टेनेंट, फ्रेंचाइजी, अच्छा। लेसी। हालांकि बेनामी इनको निकाल देना चाहिए, नाम इन्होंने अजीब सा रखा हुआ है। अभी वैसे कानून जुर्म है और बेनामी डाला हुआ है, कौन पे बंदा यहाँ पे लिखेगा। लेकिन ये समझिए ऑनर है तो ठीक है ये, अदरवाइज ये। अगर आप ऑनर, लेट्स सपोज आप कहती हैं मैं ऑनर हूँ, हो सकता है आप 100% ऑनर हो, लेट्स सपोज। हो सकता है कि आप 20% ऑनर हो, आप 4 लोग पार्टनरशिप हो उनकी, या को ऑनरशिप कह लो, ठीक है। या 50% ऑनर हो, ये आप लिख सकती हैं। या फिर अगर आप ऑनर अभी नहीं है, तो यहाँ पे एक शेयर आपने लिखना है 1%। दिस 1% इज नॉट स्पेसिफाइड इन एनी लॉ और इन एनी रूल, ठीक है। ये आप ये कह लें कि ये वाली चीज प्रैक्टिस में है, हम लोग इस चीज को फॉलो करते हैं। ये सारे लोगों का इस पे कंसेंसस है कि अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं भी है, फिर भी आपका इंटरेस्ट उसमें 1% है, ठीक है। ठीक है। इसमें हमने क्या किया, प्रॉपर्टी टाइप में बताया कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ये हाउस है, ठीक है। मेजरमेंट में हमने बताया किस तरह से इसकी मेजरमेंट होगी, और उसके बाद बाकी ये चीजें आपके सामने फिल की हैं, ठीक है। ये चीजें तो ऐसी हैं, बिल्कुल सादा सी चीजें हैं। सबमिट किया, ठीक है। आपके मोबाइल पे, आपके ईमेल पे कोड आएगा, वो बताइए। सर एक क्वेश्चन था। आप तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, अच्छा, मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ। ये देख लें। मुझे तो पता ही नहीं। ये उधर कंपनी वालों की। माशाल्लाह, सही है भाई। चलो खैर, ये फॉर्म था हमारा। ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक मोबाइल कोड आएंगे, यहाँ पे 2 उसके लिए कॉलम यहाँ पे आ जाएंगे, जिस तरह ये एंटर कैप्चा ना, इस तरह आएगा कि आपका यहाँ पे लिखा होगा कि मोबाइल पे कौन सा कोड आया वो लिखें, ईमेल पे कौन सा कोड आया वो लिखें। जो ही आप दोनों लिख देंगे कि सबमिट का बटन होगा, जब सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो देन आपके मोबाइल एंड ईमेल पे एक और पासवर्ड आ जाएगा, पिन भी आ जाएगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका CNIC नंबर होगा, ठीक है। पिन वो आपको ऑटो जनरेटेड होगी, आपका पासवर्ड भी ऑटो जनरेटेड होगा, ये चीजें भी, ठीक है। ब्लॉक 14 और ऑन 40। वैसे ये भाई, ये वैसे मामला हल हो गया। सर ये टाइप वाले ऑप्शन में अगर मिक्स के ऑप्शन कर दें तो वो ठीक रहेगा। तो सर भाई, मिक्स का क्या मतलब है? सर एक ये मसला ये है, ये जो टाइप वे है जो, उसमें अगर हम लोग को कंपनी ऐड करेंगे तो तब भी यही रेजिडेंसी प्रॉपर्टी शो करेंगे या नहीं नहीं, फिर कंपनी का भाईजान, अब एनटीएन वैसे लेना है का भी तरीका भी बता दूंगा, लेकिन कंपनी का एनटीएन, अब जो भी नई कंपनी रजिस्टर्ड होती है, ऑटो में उसका एनटीएन मिल जाता है। जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है, सेम डे में आपको मैसेज आ जाता है, और आईरिस का पासवर्ड आ जाता है। उस आईरिस के लॉगिन के अंदर ही आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पड़ा होता है। कंपनी को अलग से अब हमें रजिस्टर्ड नहीं करवाना पड़ता। हर नई कंपनी बाय डिफॉल्ट SCC FBR के साथ रजिस्टर्ड हो जाती है, ठीक है। नहीं सर, मैं सोल की बात कर रहा था। अगर जैसे इसमें अब हम लोग बिजनेस ऐड करेंगे हम्म। तो इसमें जो इसकी जो टाइप है वो इफ्तिखार यही साहब, रखेंगे। एक आपने फेवर करनी है, एंड क्लास आपने जब लेनी है ना, या तो आप टाइप करके पूछेंगे, या अलग इस तरह बैठेंगे कि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो, जो आपके बैकग्राउंड पे वॉइसेस आ रही है ना, तो ये आपने फेवर करनी है, ठीक ठीक है। है। आज के लिए आप कर लें, लेकिन ओके ऑनवर्ड आप ये चीज नहीं कर। ओके सर। जी जी, पूछें। सर यही पूछ रहा था कि ये जो टाइप है, अगर कंपनी अगर सोल के लिए है तो फिर ये जो हमने अभी एंटियन बनाया है, हम्म। इसमें फिर इंडस्ट्रियल का करेंगे या कौन सा चूज करेंगे इसमें से? कंपनी के पास जो एड्रेस है कंपनी का, जहाँ पे आपने ऑफिस बनाया हुआ है, हो सकता है किसी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी पे बनाया हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी पे बनाया हो, जिस प्रॉपर्टी पे कंपनी का ऑफिस है, ठीक है, जहाँ पे आपका कंपनी ठीक का है। एड्रेस बता रहे हैं FBR को, वो एड्रेस किस जगह पे है आप उसका बताएंगे। लेट्स सपोज मुझे कोई कहे कि आपका ऑफिस इस जगह पे है, मैं कहूँगा कमर्शियल प्रॉपर्टी पे है, ठीक है। ठीक है। इस तरह से वहीद भाई, आगे कंपनी ठीक। का बताऊंगा, अगर ओल्ड कंपनी है तो आगे बताऊंगा, ठीक है जी। आपको मेरी तरफ से क्वेश्चन करने पे कोई मसला नहीं है, लेकिन जो लोग वो बैठे होते हैं, बाकी लोग फिर उससे डिस्टर्ब होते हैं, बच्चों वगैरह में ना, तो फिर उससे डिस्टॉर्शन होती है, ठीक है। आप अलग बैठे हो बिल्कुल अनम्यूट करें, लेकिन अगर आप वो बैठे हुए हैं कहीं घर में, तो फिर आप टाइप करके पूछें। अच्छा जी। सर एक सवाल पूछूं, फर्जी एड्रेस पे कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं? करवानी है तो करवा लो, FBR तो चाहता है कि एनटीएन ज्यादा से ज्यादा बने, FBR को मसला नहीं है, ठीक है।
अच्छा जी, जब आपका ये लॉगिन बन जाएगा, लॉगिन बनने के बाद आप एक चीज नोट फरमा लें कि हमें पासवर्ड भी आ जाएगा, ये वाला, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। जब हम इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस है, ठीक है। जो आपका डैशबोर्ड होगा, आयरिस डैशबोर्ड, वो इस तरह से ओपन है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जब इसको ओपन करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने इसमें एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे इस बंदे की प्रोफाइल है, ठीक है। लेट्स सपोज इस बंदे जिसको मैं रजिस्टर्ड किया हुआ है, माय प्रोफाइल। जब इसको मैं ओपन करूंगा तो इस बंदे के बारे में मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो आप देख लीजिए। इसी जगह से कुछ और भी मैंने आपको चीजें बतानी है। क्या क्या पता चल सकती है इस बंदे की पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में है कि ये बंदा इंडिविजुअल है, ठीक है। इसका नाम क्या है, ये मेल है फीमेल है, इसका एड्रेस क्या है, ठीक है। इसकी दो चीजें, सेल नंबर एंड ईमेल, इसको अभी आप रजिस्टर्ड होने के बाद भी आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, पहले हम ऐसा करते थे कि जाती मोबाइल नंबर एंड ईमेल डाल के, और क्लाइंट को बजाय कि बार बार तंग ना करें, उसको कहें कोड आया वो हमें बताओ, तो हम अपना मोबाइल वगैरह डाल लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उन्होंने इसको स्ट्रिक्टली वो मना कर दिया है कि ईमेल तो हम अपना को यूज कर सकते हैं, बाद में हम उसको रीसेट कर लें, लेकिन मोबाइल नंबर उसी क्लाइंट का हमें डालना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके क्लाइंट के नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। फिर देन आप ये देख लें, एड्रेस पे जाके, एड्रेस को आप किसी भी लम्हे में, ये वाला जो एड्रेस है इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये एड्रेस चेंज किया जा सकता है। लेकिन जब मैंने रजिस्टर्ड किया था मैंने ये एड्रेस दिया था, लेकिन अब मैं इस एड्रेस को चेंज करूंगा तो मेरी ज्यूरिसडिक्शन चेंज नहीं हो सकती। ज्यूरिसडिक्शन चेंज करने के लिए बाकायदा प्रॉपर एप्लीकेशन देनी है, लंबे पापड़ बेलने हैं, एनओसी लेने हैं, वो काम मैं अभी खैर नहीं बता रहा। अभी याद रखिएगा, इसी एड्रेस की बेस पे इसको जो आरटीओ अलॉट हुआ होगा, अब ये देख लें इसको आरटीओ कौन सा अलॉट हुआ जी, आरटीओ मुल्तान, ठीक है। अब इस बंदे का राजनपुर का एड्रेस है, राजनपुर में एफबीआई का ऑफिस नहीं है, उसके करीब में जो टैक्स ऑफिस बनता है वो आरटीओ मुल्तान बनता है। आरटीओ स्टैंड फॉर रीजनल टैक्स ऑफिस, ठीक है। इस बंदे को, अगर ये बंदा अभी इस्लामाबाद का एड्रेस देता, अभी ये रेजिडेंट इस्लामाबाद था, जिस बंदे ने इसको रजिस्टर्ड किया उसने उसके एनआईसी की बेस पे ये एड्रेस दिया, ठीक है। जब एनआईसी की बेस पे एड्रेस दिया है तो अब इस बंदे को खुदा ना खासा कभी भी नोटिस आया तो ये बेचारा मुल्तान के चक्कर लगाएगा, रहता है इस्लामाबाद है, मुल्तान के चक्कर लगाएगा। लिहाजा ये एड्रेस देते हुए आपने थोड़ा सा ख्याल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखिएगा, ये बिजनेस का टैब है। कभी भी आपने सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस अपनी प्रोफाइल में डाला है, ठीक है, और सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस डिलीट करना हो, अभी यहाँ पे तो नहीं आ रहा, लेकिन सोल प्रोप्राइटर का अगर बिजनेस हुआ तो यहाँ पे बिजनेस नेम आएगा, यहाँ पे किस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट किया वो आएगा, ठीक है। और यहाँ पे दो चीजें आ रही होंगी, डिलीट करने का भी और एडिट करने का भी। आपने डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट करेंगे, और प्रोफाइल खोल के दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए कि बिजनेस को डिलीट कैसे करते हैं सोल प्रोप्राइटर को, ठीक है। आपने अभी डालना तो सिखाया नहीं है, डिलीट पहले करना सिखा दें, ये आपको वो भी सिखा देंगे, ठीक है। लेट्स सपोज मैं आपको ये बता दूं, आप अगर चाहें तो यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये डेट लिखी होती है कब से ये मैं स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे चाहें तो इसको यहाँ से डिलीट मैं करूंगा, एक बटन दबाना है, वो कहेगा कब से आपने इसको डिलीट करना है। जो डेट दूंगा, ये देखो लेट्स सपोज डिलीट का किया, कहेगा एंड डेट बताओ, ओके मैं जो ही करूंगा बिजनेस यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अच्छा, बिजनेस किसी प्रोफाइल पे कौन कौन से रजिस्टर्ड है उसको देखने के लिए आपने अगेन एफबीआर की वेबसाइट पे आना है। एफबीआर की वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल, ये वाला ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जब ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल पे मैं क्लिक करूंगा तो एक नया पोर्टल खुल जाएगा, ठीक है। अब इस पोर्टल पे मैं कुछ चीजें जो कर सकता हूँ वो मैं आपको बता दूं। एक तो मैं किसी बंदे को देखना हो कि वो एक्टिव है या इनएक्टिव है, इनकम टैक्स में मैं वो भी देख सकता हूँ, ठीक है। वेरिफिकेशन पोर्टल के जरिए दूसरा काम मैं क्या कर सकता हूँ, आप ये कह लो कि यहाँ पे सेल्स टैक्स के जो एक्टिव है लोग वो देख सकता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे एक टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी है जिसके लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। टैक्स पेयर प्रोफाइल अगर इंक्वायरी आप करोगे यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, तो ये राइट साइड पे एक नई टैब आ जाती है। यहाँ पे आपने पैरामीटर्स बताने हैं कि मैं किसकी बेस पे बंदे को चेक करना चाह रहा हूँ कि उस बंदे की प्रोफाइल क्या है। मैं किस किस तरह चेक कर सकता हूँ किसी बंदे का, मेरे पास NTN हो, ये नॉर्मली कंपनी एंड वो AOP की बात है। यहाँ पे CNSE की बेस पे मैं सर्च कर सकता हूँ किसी बंदे को, ठीक है, इंडिविजुअल को। पासपोर्ट नंबर, ये फॉरनर जो होते हैं उनको पासपोर्ट नंबर की बेस
सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, जो कंपनियां होती हैं उनको इनकॉर्पोरेशन नंबर की बेस पे सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। मैं सपोज कहता हूँ कि मैंने CNAC की बेस पे किसी को, या मैं यहाँ पे सर्च करना चाहूंगा, मैं लेट्स सपोज अपने आप को चेक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब ये देखिए मेरे FBR के पास क्रेडेंशियल कौन कौन से हैं। मेरा ये मोबाइल नंबर है, ठीक है, और ये मेरा ईमेल ID, ठीक है। कभी भी मैं चाहूँ कि मैंने FBR से अपना पासवर्ड फॉरगेट करना है, ठीक है, जैसे मैं हमने कहा रजिस्टर तो आप हो गया, तो मुझे इन दोनों तक एक्सेस मेरी होनी ज़रूरी है। अगर मेरी इन दोनों तक एक्सेस नहीं है तो मैं अपना पासवर्ड फॉरगेट नहीं कर सकता, ठीक है। पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए अगेन आईरिस के पोर्टल पे ही हम आते होते हैं, ठीक है, और यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करते होते हैं। जो भी फॉरगेट पासवर्ड करते होते हैं तो मैं अपना क्या कर सकता हूँ जी, अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकता हूँ। लेकिन अगेन मुझे कैप्चा कोड दोनों पे आने हैं, वो OTP दोनों पे आने हैं। अगर मेरे पास दोनों की एक्सेस है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं कर सकता। फिर क्या कर सकता हूँ, या तो मैं FBR का चक्कर लगाऊं, चक्कर लगाने के बाद मुझे वहां पे अपना मोबाइल नंबर या ईमेल जिसकी एक्सेस नहीं है, फिर ये वाला मोबाइल अब मेरे पास नहीं है, ये वो फोन नंबर, मैं अपना फोन नंबर चेंज करवाऊँ। ये मेरे पास ईमेल नहीं है तो मैं अपना ये ईमेल चेंज करवाऊँ, ठीक है। तो ये हो सकता है। उसके बाद एक और चीज़ आप देख लें कि लेट्स सपोज कि अगर मैं चाहूँ तो ये जो बिजनेसेस हैं, ये 2 बिजनेस आ रहे हैं, ये प्रोफाइल के अंदर मैंने आपको दिखाए भी थे। अगर मैंने इनको डिलीट करना हो तो इनको डिलीट करने के लिए वहां से ही जो मैंने आपको कहा था टेक्स्ट पेयर प्रोफाइल में जाके बिजनेसेस में जाके डिलीट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो वाला बिजनेस डिसेबल हो जाएगा। और यहाँ पे आप दोनों बिजनेसेस को भी डिसेबल करना चाहें तो दोनों को वहां से डिलीट करना। याद रखिएगा कि अगर बिजनेस सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो तो वो डिलीट नहीं हो सकता, आपका सिर्फ वही बिजनेस से डिलीट हो सकता है जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लाने का मेरा मकसद ये था कि इस टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी से यू कैन चेक द बिजनेसेस रजिस्टर्ड विद FBR। ये कौन से बिजनेसेस हैं जो मेरे सोल प्रोप्राइटर के तौर पे होंगे, ठीक है। अब कंपनी के तौर पे भी अगर ये दोनों मैं चला रहा हूँ तो वो अलग से है, वो मेरे SCCP में मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं, अच्छा कोई कानून ऐसा नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि यहाँ पे मैं, लोगों ने ये भी PBT भी लिखा हुआ है LTD, यहाँ पे कोई सा भी आप नाम रख सकते हैं, कोई आपको मना नहीं है, ठीक है। जो आप यूज करना चाहो वो आप कर सकते हैं। न्यू प्रोफाइल में ऐड कैसे करें, यामीन भाई बिल्कुल अभी ऐड करना है ना, आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा ये चीजें होगी। उसके बाद आपको दूसरी, ये अगर फॉरवर्ड करना होता है तो तब भी आपने यहाँ पे आना है, बिजनेसेस पे आना है तो तब भी आना है। यमीन भाई आपकी प्रोफाइल में कोई बिजनेस ऐड कर दें फिर। अच्छा, यहाँ पे हम अगेन वापस आके लॉग इन करते हैं, ठीक है। Excuse me, sir. जी जी Sorry, sir. थोड़ा सा basic question है, but ये जो पूरा process है, this is just for a sole proprietor with a जी, सोल registered प्रोप्राइटर। business. नहीं अभी मैंने Can कंपनी be का for- वर्ड ही यूज किया है, ये दिस इज फॉर द सोल Right. प्रोप्राइटर ओनली। जी जी, Can be for any salaried individual भी. नहीं जो हमने ये वाला प्रोसीजर किया था मेरे दोस्त, ये वाला ये सोल प्रोप्राइटर के लिए अभी मैंने पूरा किया नहीं है। मैं एक चीज बता दूं, ये वो वाला जो था ना, right. ये सैलरी वाले के लिए था बस, ठीक है। ये फॉर्म भर दिया, आपको NTN ये मिल गया, सैलरी की रिटर्न आगे चल के जब समझाऊंगा आपको समझ आ जाएगी। अभी ये जो चंद चीजें बता रहा हूँ, बिजनेस डिलीट करना भी, बिजनेस ऐड करना भी बताने लगा हूँ, लेकिन वो चीजें थी कि मैं पूरा जी। डैशबोर्ड आपको रिविजिट करना चाह रहा हूँ कि ये प्रोफाइल पे ये चीज आती है, फला ये चीज आती है। ये प्रोफाइल वाला मैं अभी आपको दिखा रहा था, ठीक है। इस प्रोफाइल Right, का sir. जो ईमेल मोबाइल नंबर कौन सा डाला हुआ है, ये वही चीज। अगर मेरे पास लॉगिन पासवर्ड नहीं है, मेरे पास CNAC है बंदे का, तो मैं देखना चाहूँ तो मुझे जी। कहाँ पे जाके देखना है वो आपको बता रहा Right. था, ठीक है। So in case of a salaried वो पे different आगे आप बताएंगे, है ना sir? हाँ वो रिटर्न फाइल करना अलग बताऊंगा, ठीक है। वही Alright. फ्यूचर Sorry sir, कैसे, शुरू में तो जरा इसी तरह के stupid questions ही होते हैं. नहीं Really sorry. Thank you so much. कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, सेव अकाउंट पर रिटर्न वक्त टैक्स लगता है। ये भाई मैसेज भाई इंतजार करें, इधर उधर के क्वेश्चन नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ चीजें वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड रहें। अच्छा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे अगर आप क्लिक करें, ठीक है, ये वाला जो है, ये कंप्लेंट आपके लिए कोई रेलिवेंट चीज नहीं है, रिसेंट टास्क आपके लिए कोई इतनी अहम चीज नहीं है। ये वही चीज मैंने थोड़ी सी आपको बता दी। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे अगर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, अगर कुछ चीजें आप देख रहे होंगे मैं मुकम्मल 100% नहीं वो देख रहा, मिसाल तौर प्रोफाइल में भी कुछ चीजें मैंने इंटेंसिव छोड़ी हैं। वो क्यों छोड़ी है, रीजन बीइंग कि अगर वो एक एक चीज हम बताएंगे तो शायद कुछ चीज जरूरी भी नहीं है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, जब रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो वो कहता है रजिस्ट्रेशन को आप सेव कर लो। जब मैंने सेव करने की तरफ गया तो उसने कहा जी ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अब ये वाला मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ठीक है। ये वाला लोगों ने सेक्शन 181C के तहत, जो मैंने आपको कहा था कि हर जगह शो करना पड़ेगा, ये 181C के तहत है, और ये मुझे अपने हर प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे शो करना है।
अच्छा, इसी सर्टिफिकेट पे वो एक चीज बताता है कि जब जो ही आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो ये आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है, आपके पोर्टल पे पड़ा होता है। सर मैं डेली रूटीन का कर रहा हूँ। यमीन भाई बिल्कुल आप करें, माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बात है। अभी ये तो एक इंट्रोडक्टरी क्लास है ना, ये समझे कि सब लोगों को फिर जीरो से लेके ऑनवर्ड जाना है ना, आपको मजीद तरक्कियां दे, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप नहीं करते। तो अच्छा, इसमें एक चीज आपको बता दूं कि ये वाला जो कंसेप्ट है 181C का, ठीक है, आपको यमीन भाई पता होगा कल हमने जब पढ़ा था एक ओवरव्यू लिया था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। अभी मैं आपको ये ओवरव्यू दे रहा हूँ थोड़ा सा आईआरएस पोर्टल का, ठीक है। अच्छा जी, ये कह रहा है कि यहाँ पे ये वाली चीज कहता है कि आपका ये जो सर्टिफिकेट है ये कोई सबूत नहीं है, ये कोई एविडेंस नहीं है कि आप फाइलर हो। अब ये वाला कंसेप्ट फाइलर नॉन फाइलर का खत्म हो चुका है, ठीक है। अब इस जगह पे एक नया कंसेप्ट यूज होता है जिसको हम कहते हैं एक्टिव एंड इनएक्टिव, ठीक, और इनएक्टिव। इन दोनों में फर्क क्या है? अगर आप प्रॉपर अपना गोशवारा फाइल करते हैं तो आपका नाम एफबीआर की एक लिस्ट होती है, डायरी होती है, एक उनकी डायरेक्टरी होती है जिसको हम कहते हैं एटीएल, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर अगर आपका नाम आ रहा हो, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में उन लोगों का नाम आ रहा होता है जो लोग प्रॉपर रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, या जिन लोगों ने अगर लेट भी फाइल की होती है, ड्यू डेट पे फाइल नहीं की होती, तो सेक्शन 118 में ड्यू डेट्स लिखी हुई हैं, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे भी। तो अगर आपने लेट फाइल किया तो आपने 181 जो है उसका 181A की पेनल्टी पे कर दी है, ठीक है। यानी कि उसमें अगर नाम आपका नहीं है एटीएल के अंदर तो आप इनएक्टिव हो, अगर आपका नाम है तो हम कहते हैं, और नाम है तो एक्टिव हो, नहीं है तो आप इनएक्टिव हो। तो हम फिर आजकल फाइलर नॉन फाइलर नहीं बोलते, ये अब वर्ड खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये वाला बंदा यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है, ये नहीं आप कहोगे कि मैं फाइलर हूँ या एक्टिव हूँ, भाई ये तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन का एविडेंस है कि आप रजिस्टर्ड हो गए हो। फाइलर नॉन फाइलर होने के लिए ये समझो कि आप फाइलर बनना चाहते हो, जिसको एक्टिव बोलते हैं, उसके लिए आपको बाकायदा रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आज अगर मैं रिटर्न फाइल करता हूँ तो मुझे उसका पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, उसके बाद ये वाला सर्टिफिकेट हो गया। हमने कहा ये भी पोर्टल पे ही हम घूम रहे थे, डैशबोर्ड को हल्का फुल्का डिस्कस कर रहे थे, ये भी हो गया। ये वाली चीजें नहीं करवाई, ये भी हो गई। चेंज पिन, आपको जो एफबीआर पिन भेजता है उस पिन को भी हम चेंज कर सकते हैं। पिन इज इक्वल टू, इसका मतलब ये होता है, जो पिन होती है इसका मतलब ये होता है डिजिटल सिग्नेचर। क्या मतलब होता है? डिजिटल सिग्नेचर। अगर आप कोई भी कहीं भी डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं तो आपको पता है कि उसको आपने साइन करना होता है। अब ये तो ऑनलाइन सारी चीजें हैं, अब ऑनलाइन चीजें हैं तो इसको किस तरह से हम कहें कि मैंने फलां डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया, उसके लिए आपने एक पिन डालनी होती है। जो भी आपने एफबीआर में काम करना होता है तो उसके लिए आप एक पिन डाल रहे होते हैं। तो जब रिटर्न सबमिट करना है तो आपने पिन डालनी है, कोई भी आपने एक्टिविटी टास्क परफॉर्म करना है तो पिन डालनी है। तो पिन का मतलब आप सिग्नेचर डाल रहे हो। जब आप रजिस्टर्ड होते हो तो आपको ये पिन आपके मोबाइल नंबर पे आती है। आप कभी भी चाहो तो उस पिन को चेंज कर सकते हो। पिन को चेंज करने के लिए आपके पास पुरानी पिन नहीं भी है तो आपकी नई पिन चेंज हो सकती है, ठीक है। ये देख लें, न्यू पिन आपने बस लगानी है और आपकी पिन चेंज हो जाएगी, ठीक है। जो मर्जी रख लें, आप लोगों की मर्जी है, 111 टेट्रा 1 लिखनी है, टेट्रा 5 लिखनी है, टेट्रा 0 लिखनी है, व्हाट्सएवर। अच्छा जी, उसके बाद आप ये याद रख लें कि पासवर्ड को भी चेंज किया जा सकता है। पासवर्ड वैसे बाय डिफॉल्ट आपको LXM5J इस तरह करके वो कंप्यूटराइज वो सिस्टम जनरेटेड आता है। आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, लेकिन पासवर्ड चेंज करने के लिए आपके पास ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड दोनों होने चाहिए, ठीक है। न्यू पासवर्ड तो हमने खुद डिटरमिन करना है, ओल्ड पासवर्ड का होना जरूरी है। अगर ओल्ड पासवर्ड नहीं है हमारे पास तो हम पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते। देन ये डैशबोर्ड आपका लॉग आउट के बारे में है, ठीक है। और अगर इधर मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे ये ड्राफ्ट है, ठीक है। ड्राफ्ट में सारी वो चीज़ें आ रही होती हैं जो चीज़ें आप कह लीजिए, लेट्स सपोज कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ एप्लीकेशन सबमिट कर रहा हूँ, लेकिन करते करते मैं छोड़ देता हूँ, मसरूफ हो जाता हूँ। तो कोई भी काम अगर कर रहा हूँ, जैसे हमारे मोबाइल पे हम कोई मैसेज टाइप कर रहे होते हैं तो वो ड्राफ्ट में पड़ा होता है, तो बिल्कुल इसी तरह से ये वाला जो चीज़ें हैं ड्राफ्ट में वो चीज़ें पड़ी होंगी जिन पे आपने काम स्टार्ट किया लेकिन वो एफबीआर को सबमिट नहीं की, ठीक है। देन आपका ये इनबॉक्स है, इनबॉक्स में वो चीज़ें आई होती हैं जो एफबीआर आपकी तरफ भेज रहा होता है। एफबीआर ने कोई आपके नाम का नोटिस भेजा, कोई चीज़ भेजी, लेट्स सपोज यहाँ पे इनबॉक्स में क्लिक करूंगा तो नोटिस वगैरह आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा ये फिर आउटबॉक्स में वो चीज़ें आ रही होती हैं जो मैंने एफबीआर को कोई, जैसे सेंट आइटम होता है आपके मोबाइल का, बिल्कुल इस तरह आउटबॉक्स है। जो भी चीज़ मैं एफबीआर को भेजूंगा
कोई अपील फाइल की, मैंने रिफंड फाइल किया, वो यहाँ पे आ रहा होगा। कम्युनिटी टास्क के अंदर चला जाऊँ तो यहाँ पे आपको पता है कि ये रजिस्ट्रेशन के अंदर ये अगर 16 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि मैंने 8 दफ़ा से रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डिफरेंट क्लासेस के अंदर सबमिट किया है। फिर मैंने उसको बिजनेस को कोई फर्जी डालता था, फिर बिजनेस को डिलीट कर देता था, ठीक है। कोई डिलीट करना भी मैंने आपको कहा माई बिजनेस में आ रहा होता है, तो उस 8 दफ़ा किया है। तो हर मतलब जब भी मैं एप्लीकेशन सबमिट करूंगा बिजनेस के लिए, तो उसकी जब कह लें कि एक मेरी एप्लीकेशन जाएगी और दूसरे नंबर पे कमिश्नर साहब उसको अप्रूव करेंगे कि इसका बिजनेस अप्रूव कर दो, उसको हम कहते हैं कि कमिश्नर साहब ने ऑर्डर दिया है। तो इन 16 के अंदर 8 मेरे ऑर्डर होंगे और 8 मेरी एप्लीकेशन होंगे। मिसाल के तौर पे ये फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर मॉडिफिकेशन यानी कि सोल प्रोप्राइटर की रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। अभी मैंने ये किया नहीं है डिस्कस, अभी करने वाला हूँ, बस जस्ट वेट अबाउट। और ये उसका ऑर्डर है, यानी कि अपेरेंटली फॉर्म एक ही है, ठीक है। एक में मेरी एप्लीकेशन सबमिट करने की है और दूसरी एप्लीकेशन उसको एफबीआर वाले कह रहे हैं ओके, ये फॉर्म आपका हमारी तरफ से ओके है, तो इसको हम कह लें कि ये फिर 2 दफा आ रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 16 लिखा हुआ है और डिक्लेरेशन 5, ये 5 वो रिटर्न है जो मैंने सबमिट की होंगी, ठीक है, वो आ रही हैं। देन ऑडिट असेसमेंट। ऑडिट असेसमेंट में आपको पता होना चाहिए कि ऑडिट असेसमेंट ये होता है कि सेक्शन 120 के अकॉर्डिंग कभी भी सेक्शन 120 सबसेक्शन 1 उसकी क्लॉज है, उसके अकॉर्डिंग कभी भी आप रिटर्न सबमिट करते हैं तो रिटर्न को आपके कमिश्नर साहब बाकायदा ये वेट करते हैं कि रिटर्न मैंने देख लिया, ये रिटर्न मेरे एतबार से मेरे लिहाज से ओके है, ठीक है। तो ये वाली चीज आपके सेक्शन में 120 में लिखी हुई है, उसकी वजह से ये ऑडिट असेसमेंट के अंदर ये कंप्लीट टास्क के अंदर ये वाली चीज लिखी हुई आ रही होती है, ठीक है। फिर ये रजिस्ट्रेशन के बारे में, ये डिक्लेरेशन वगैरह के बारे में, ये चीजें हम आगे अभी रजिस्ट्रेशन में से एक चीज डिस्कस करनी है। अभी ये डैशबोर्ड का थोड़ा सा आइडिया हुआ आपको, अभी ऊपर वाले मेन्यू बार जो है ये मैंने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे गए। अब मैं आपके एनटीएन बनने के बाद, अभी ये हमने सिर्फ एनटीएन लिया, मैंने बिजनेस ऐड नहीं किया, सोल प्रोप्राइटर आपको नहीं बनाया। सोल प्रोप्राइटर से बात ये है कि आपकी कोई बिजनेस एक्टिविटी है, अब आपकी मैं बिजनेस एक्टिविटी बनाने जा रहा हूँ, मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपके बिजनेस को किस तरह से ऐड किया। यहाँ पे आके आपने सेकंड नंबर पे ये जो है फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर मॉडिफिकेशन, यानी कि सेक्शन 180 का जो हमने फॉर्म सबमिट किया था, या तो तरीका ये होना चाहिए था जब हम आपको रजिस्टर्ड करते यहाँ पे आईआरएस पे आके, तो वो शुरू में ही हमसे पूछ लेता यहाँ पे कि भाईजान आप जब न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते कि क्या यहाँ पे कॉलम नया खुलता, कहता आप सैलरी वाले बंदे हो या बिजनेस वाले बंदे हो। अब इन्होंने पोर्टल में मेरी ख्याल से थोड़ी सी ये रिफाइनमेंट लाने की जरूरत है कि ये पहले लम्हे में हमसे पूछता है नहीं, सिंपल एनटीएन बनाते हैं, ठीक है। अगर आपका ये बिजनेस बनाता, बिजनेस को ऐड कर देता पहले लम्हे में, तो मुझे ये जरूरत ना पेश आती कि ये जो फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर मॉडिफिकेशन जो ये मैं क्लिक कर रहा हूँ सेकंड नंबर वाला, ये मुझे इसकी जरूरत ही पेश ना आती। अच्छा, एक अर्से तक ये सिस्टम आप वो यूज ना करें, वैसे आप खोल के रखें तो वो लॉग आउट हो जाता है, जैसे अभी हमारा लॉग आउट। यहाँ पे आप क्लिक करके फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर मॉडिफिकेशन यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे वो कहते हैं सबसे पहले पीरियड बताओ, टैक्स पीरियड बताओ, ठीक है। टैक्स पीरियड से मुराद ये है कि वो कौन सा टैक्स ईयर है। अभी टैक्स ईयर का वैसे मैंने आपको कंसेप्ट नहीं दिया, वो कौन सा टैक्स ईयर है जब से आप अपने बिजनेस को ऐड करने जा रहे हो, किस टैक्स ईयर के अंदर। गवर्नमेंट का नॉर्मली माली साल आपका 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और उनके साथ 30 जून को एंड होता है, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने आपको आगे इंशाल्लाह बढ़ाना है, लेकिन नॉर्मली ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं 2023 में ये बिजनेस करने जा रहा हूँ। 2023 ये स्टार्ट होगा माली साल 1 जुलाई 2022 से और एंड होगा 30 जून 2023 पे, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज नोट कर लें कि जब 23 कहता हूँ तो ये 2023 पे 30 जून पे आके एंड हो रहा है, स्टार्ट 22 में हुआ था। कई लोग इसको कहते हैं ये 22-23 का है, ठीक है। लेकिन एक चीज नोट कर लें कि ये टैक्स ईयर 2023 है, ठीक है। सिलेक्ट किया, ये अब ये वो चीजें हैं जो एफबीआर से, ये मेरी चीजें, अब ये लेट्स सपोज मेरा एड्रेस है, इसने एफबीआर से वो नादरा से उठाया हुआ है, ठीक है। ये बाकी सारी चीजें नादरा से ही इसने नॉर्मली ये उठाई हुई हैं, ठीक है। और बाकी ये जो सर्विस प्रोवाइडर है ये मैंने इसको खुद बताया था, ईमेल मैंने खुद बताया था, मैं इसमें कोई चेंज नहीं करने जा रहा, ठीक है। मुझे जाना है बिजनेस पे। जब मैं बिजनेस पे जाऊंगा, जो बिजनेस 2 ऑलरेडी मेरी प्रोफाइल के अंदर शो हो रहे थे जब मैं उधर देख रहा था, तो ये 2 बिजनेस ऑलरेडी आ रहे हैं। अगर आपका कोई भी बिजनेस पहले आपने ऐड नहीं किया हुआ तो यहाँ पे कोई भी सा भी बिजनेस नहीं आ रहा है, ठीक है। मुझे सबसे पहले अपने प्रोफाइल के अंदर बिजनेस को डालने के लिए, सोल प्रोप्राइटर बनने के लिए
यहाँ पे क्लिक करना है। सबसे पहले तो मैं रजिस्ट्रेशन पे जाके सेकंड फॉर्म पे क्लिक किया था, अब यहाँ पे क्लिक करना है। अच्छा जी, इसमें पहले तो हम सबमिट कर सकते हैं। और मेरी जान उमर गुलजार साहब, ये मैं कोई रिटर्न नहीं फाइल कर रहा मेरे दोस्त, ये तो मैं बिजनेस प्रोफाइल अपनी बना रहा हूँ, बिजनेस की प्रोफाइल बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये जो सर्कल किया है यहाँ पे क्लिक करूंगा, जब यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे सामने एक नया ये बॉक्स खुला। यहाँ पे जो मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ उस बिजनेस का जो नाम है, बेसिकली होता ये है कि सोल प्रोप्राइटर की कोई पहचान तो नहीं है, ये जो मेरा CNAC नंबर है जो NTN है यही बिजनेस का भी NTN होगा। लेकिन याद रख लें कि मेरा बिजनेस बैंक अकाउंट ही नहीं खुल सकता, इसकी कोई पहचान ही नहीं है बिजनेस की, जब तक कि FBR के पास कोई मेरा डॉक्यूमेंट ना हो, कोई ना कोई मेरे पास कोई ऐसी कोई वेटिंग ना हो, कोई सबूत ना हो कि मेरा बिजनेस कोई लीगल डॉक्यूमेंट ही नहीं है। मैं कहता हूँ जी मेरी असलम प्रिंटिंग है, तो असलम प्रिंटिंग को ना मैंने SCCP में जब रजिस्टर्ड किया, ना पार्टनरशिप के तौर पर रजिस्टर्ड है, ना वो सोल प्रोप्राइटर है, तो क्या मैं कहूँगा जी जी इसका बस असलम प्रिंटिंग है। मैं कह रहा हूँ मेरी जुबान पे यकीन कर लो, ऐसा नहीं है। मुझे अगर बिल्कुल उसको सिंपलेस्ट वे में भी लगना है, लेके चलना है, तो मुझे FBR में रजिस्टर्ड करवाना है। क्योंकि जब मैं बैंक वालों के पास जाऊंगा तो वो कहेंगे भाईजान आप कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, तो मैं डॉक्यूमेंट में क्या लेके जाऊंगा, अपना ये टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी लेके जाऊंगा जो अभी मैंने खोली थी पहले, जिसमें बिजनेस लिखा हुआ नजर आ रहा था। यहाँ पे हमने ईमेल मोबाइल नंबर भी देखा, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट्स सपोज के ये नाम है B3 रियल एस्टेट, ठीक है, लेट्स सपोज। फिर एक्विजिशन डेट, ये बिजनेस कब से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी मैं स्टार्ट करूंगा 22 से। याद रखिए कि ऑनवर्ड की बात नहीं करता, ये आज और आज से पीछे की बात करता है, आप कब से बिजनेस कर रहे हैं। मैंने कहा जी मैं बिजनेस मैं स्टार्ट किया था 1 जून 2023 को, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर, जब क्लिक कर दिया ये भी लिखा गया कैपेसिटी। अब आपको अभी मैंने सोल प्रोप्राइटर में बताया था कि ये जो B3 है, या क्योंकि ये मेरे NTN में खुला हुआ है तो ये मैं अपने बिजनेस वो अपना बिजनेस शो कर रहा हूँ, क्योंकि अपनी प्रोफाइल में शो कर रहा हूँ, तो देन आई विल बी ऑनर, ठीक है। अवगाता वो अस्सलाम का मालिक होता है जी। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये एक चीज़ पूछनी थी, इसमें बिजनेस अगर कोई बंदा 10 साल पुराना कर रहे है तो वो 10 साल पुराना ही लिखेगा? मैं रिकमेंड करूंगा 10 साल पुराने पे ना जाए, मैक्सिमम 1 साल कर लें, क्योंकि वजह ये है कि सपोज ये करें कोई ऐसी सिचुएशन होती है, कोई बंदा पुराना, कोई इसके पास इनकम है, कोई ऐसे सोर्स है, वो उनको बताना देता है, तो वो कहता है मैं 10 साल पुराना कर रहा हूँ। अगर उसने पुरानी रिटर्न फाइल की हुई हैं तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, बल्कि उल्टा वो फंसेगा। क्यों फंसेगा? वो कहेंगे आपने 10 साल पुराना बिजनेस शो किया है, क्या आपने बिजनेस की रिटर्न फाइल की हैं? वो तो नहीं की हुई, तो उल्टा वो तो गलत बात है, ठीक है। लेकिन अगर उसने कभी रिटर्न फाइल नहीं किया, फिर वो 10 साल पुराना शो कर ले, उसको कैरी कर ले, ठीक है। 10 साल रिटर्न फाइल नहीं की, अगर वो 10 साल पुराना करता है फिर उसे सारी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? जी आपको एक चीज बता दूं कि आपसे जो मैक्सिमम है रिटर्न, आपने शायद पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, अगर आज भी आप रजिस्टर्ड करते हैं तो नॉर्मली आपको आजकल ये होता है कि पिछले 5 सालों का नोटिस जारी कर सकते हैं, पहले 1 साल का, फिर 2 साल का, पहले 5 साल तक का नोटिस जारी कर सकते हैं। और अगर आप उसका जवाब नहीं देते तो गुस्से में पहले 10 साल का नोटिस जारी कर सकते हैं। इस चीज की कानून इजाजत देता है। अच्छा जी, यहाँ पे कैपेसिटी में आप ऑनर लिखोगे, ठीक है। उसके बाद अब मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ मुझे उस बिजनेस के बारे में बताना है, उसके बिजनेस के बारे में जब बताना है, उसकी एक्टिविटी, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है कि आप लोग काम क्या करते हो, ठीक है, वो यहाँ पे आप ऐड करोगे, ठीक है। जब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद ये बिजनेस एक्टिविटी का एक कॉलम खुल जाएगा, यानी कि मेरा काम क्या है। काम के सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल एक्टिविटी पे टिक करता होता हूँ कि मेरा असल यही काम है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेक्शन पे मैंने आना है, ये जो सेक्शन का वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब ये कुछ बोलते हैं ST क्या है, सेल टैक्स है, FED क्या है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। अगर आपके बिजनेस पे सेल टैक्स एप्लीकेशन, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है तो इस पर क्लिक कर देना, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कोई फायदा नहीं है यहाँ पे क्लिक करने का, ठीक है। तो आप इसको क्लिक ना कीजिएगा। अगर आप कहें सेल टैक्स मेरे पे एप्लीकेबल है, मैं सेक्शन 14 सेल टैक्स एक्ट में फॉलो करता हूँ, तो भजन उसकी फिर अलग से रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, यहाँ पे इसको पंगा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद सेक्शन पे क्लिक करना है। सेक्शन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। जब मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये सारी एक्टिविटीज खुल जाएंगी। आप कहते हैं जी मैं टैक्स का काम करता हूँ, यहाँ पे आप टैक्स का वर्ड लिखें, ठीक है, सर्च करें तो ये टैक्स के बारे में ये चीजें आ गई। आप कहते हैं नहीं यार टैक्स का नहीं, मैं लीगल का काम करता हूँ, तो लीगल का वर्ड लिख लें, ठीक है। अब ये लीगल प्रोफेशनल एक्टिविटीज आ गई, यानी कि जो आप काम करते हैं, एडवोकेट नहीं लिखेंगे जुनेद साहब, यहाँ पे आप लिखेंगे जी लीगल, ठीक है। जो आपकी अपनी आप प्रोफेशन का नहीं बताएंगे, आप अपनी सर्विसेज का बताएंगे कि व्हाट सर्विसेज यू आर ऑफरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी सर्विसेज, अपने वो चीजें जो हम सप्लाई कर रहे हैं, जो गुड्स डिलीवर करते हैं, उनके बारे में लिखेंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी एजुकेशन है, ठीक है।
मैं एजुकेशन लिखूंगा, एजुकेशन फिर किस तरह की है ये देखें जी, एजुकेशन में ये 2 पेजेस आ रहे हैं, ठीक है, बाकी यहाँ पे तो एक ही एक्टिविटी अगले पेज पे, यहाँ पे तकरीबन 8 एक्टिविटीज आ रही हैं, मुझे इसमें से ढूंढना है कि मेरी कौन सी एजुकेशन है जो मैं टीच करता हूँ लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से मुझे अपनी रेलिवेंट एजुकेशन को सिलेक्ट करना है सिंपल, यानी कि यहाँ पे आके फिर मैं अपनी बिजनेस एक्टिविटी को डिफाइन कर रहा हूँ। ये देखिए सेक्शन में भी एजुकेशन, डिवीजन में भी एजुकेशन, ग्रुप में अदर एजुकेशन, क्लास में अदर एजुकेशन, एनईसी। तो ये देखने की ये चीज इसने खुद लिख के दे दी, मैंने उसको बस 1 टाइम बताया कि ये वाली चीज है, उसका क्लासिफिकेशन, उसका सेक्टर, सब्जेक्ट ये खुद बता रहा होता है। ये देखें दोबारा से इसको जाके क्लिक किया, लेट्स सपोज यहाँ पे, तो ये देख लें कि ये एजुकेशन, अदर एजुकेशन, ये जो उसकी सेक्टर, सब सेक्टर, ये सारी चीजें इसने यहाँ पे डिफाइन की हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए अगेन स्टार्ट डेट, भाई एक दफा एक्विजिशन डेट पूछ लिया तो वजह क्या बार बार पूछ रहे हो, ठीक है जी पूछ लो। मैंने अगेन 1 जून ही शो किया, ठीक है। याद रखिएगा जो अंदर डेट लिख रहे हैं और यहाँ एक्विजिशन डेट लिख रहे हैं वो 2 दफा उसने पूछी है, अलग अलग ना लिखना, एक लिखना। हो सकता है कि वो इंटेंशनली आपसे 2 मरतबा ले रहा हो, वजह क्या है कि वो चाहता है कि आप हो सकता है कहीं गलत लिखते हैं, कल को उसका दिल करे तो वो आपको नोटिस छोटे से निकाल सके। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप ओके पे क्लिक किया तो ये वाला बिजनेस अभी हमने ऐड किया, तो ये देख लें कि जब इस पे क्लिक करता हूँ तो इस बिजनेस के मतलब बिजनेस एक्टिविटी यहाँ नीचे शो हो जाती है, ठीक है, और उसका ये बिजनेस एड्रेस नीचे शो हो जाता है। और यहाँ पे ऊपर वाले पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये बिजनेस एक्टिविटी और यहाँ पे बिजनेस एड्रेस शो हो जाता है, ठीक है। और अगर ये यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी और यहाँ पे एड्रेस शो नहीं हुआ, क्यों? ये अभी मैंने ऐड किया, इसका बिजनेस मैंने एड्रेस डाला ही नहीं है, ये बिजनेस हो कहाँ पे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए फिर मुझे यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। जब मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरे पास कुछ डिफरेंट किस्म के एड्रेसेस आ रहे हैं, इस्लामाबाद के भी, कराची का भी। मैं कहता हूँ ये इस्लामाबाद के किसी एग्जिस्टिंग ऑफिस के अंदर ये एड्रेस और काम हो रहा है, या नहीं जी मेरा कोई नई प्लेस है जहाँ मैं बिजनेस करता हूँ। इसके लिए कोई कानूनी कदगन नहीं है, कोई बार नहीं है, कोई मसला नहीं है कि आप ये एग्जिस्टिंग एड्रेस से क्यों यूज कर रहे हैं। आप एग्जिस्टिंग एड्रेस से क्यों यूज कर रहे हैं, इस पर कोई मसला मसाइल नहीं है, ठीक है। तो आप चाहें तो किसी एड्रेस को भी यूज कर लें, व्हाट्सएवर आपकी मर्जी है। मैं कहता हूँ जी ये इस जगह पे हो रहा है, मैं टिक कर देता हूँ, टिक करके ओके कर दूँ। फिर मैंने कहा नहीं यार ये वाला एड्रेस तो नहीं था, यहाँ पे मैं क्लिक करके एड्रेस को डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैं दोबारा से चाहूँ तो एड्रेस चेंज करना हो, नया एड्रेस लिखना हो, तो लिंक बिजनेस एड्रेस पे आके दोबारा से ऐड अदर प्रॉपर्टी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पहले की तरह आपकी प्रॉपर्टी की टाइप कौन सी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल है, जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं आप उस प्रॉपर्टी के बारे में लिखो, ठीक है। तो मुझे वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद उसकी मेजरमेंट कैसे है, ठीक है, तो एरिया कितना है, ठीक। उसके बाद यूनिट कौन सा, हाउस नंबर, आपका ऑफिस नंबर, स्ट्रीट कम्प्लेक्स, आपका एरिया, सिटी सर्च कर लोगे, कैपेसिटी लिख लोगे, शेयर लिख लोगे एंड ओके कर दोगे, यानी कि आप अपनी मर्जी का एड्रेस फिर डाल सकते हैं, ठीक है मेरा भाई। तो यहाँ पे ये देखो एड्रेस मेरा ऐड हो गया, ठीक है। एड्रेस ऐड करने के बाद मेरा भाई अब ये है कि बिजनेस प्रोफाइल के अंदर नहीं, अपने एनटीएन के अंदर मैं बिजनेस को एम्बेड कर रहा हूँ या ऐड कर रहा हूँ, या अपने बिजनेस एड्रेस को या बिजनेस को डाल रहा हूँ, बिजनेस एड्रेस को भी नहीं बिजनेस को डाल रहा हूँ। फिर बिजनेस को डाल रहा हूँ तो बिजनेस के मतलब मैं बिजनेस का नाम बता रहा हूँ, उसकी एक्टिविटी बता रहा हूँ, उसका एड्रेस बता रहा हूँ, ठीक है। फिर देन आके याद रखिएगा कानूनी तौर पे अटैचमेंट में आके अपना बैंक अकाउंट में आके मुझे अपने जितने बिजनेस बैंक अकाउंट है या बिजनेस जो बिजनेस है हर बिजनेस के लिए सेक्शन 114A के अकॉर्डिंग अपना जो भी बिजनेस बैंक अकाउंट है, जो हर बिजनेस के लिए अलग अलग बैंक अकाउंट होना चाहिए। और मैं वैसे दिखा भी दूं आपको, जो जो आपका बैंक अकाउंट होगा मुझे उसको फिर ऐड भी करना है, अटैच भी करना है, ठीक है। Section 114A के अकॉर्डिंग every taxpayer shall declare to the commissioner the bank account utilized by the taxpayer for business transactions, ठीक है। Business account bank account shall be declared through original or modified registration form prescribed under section 181। अब ये देख लें कि ओरिजिनल फॉर्म के अंदर तो 181 का वो बैंक अकाउंट की कोई डिटेल मांगता ही नहीं, हालांकि या तो उसको यहाँ पे ये वाली चीज भी लिखनी चाहिए कि थ्रू ओरिजिनल फॉर्म, या फिर उसको फॉर्म के अंदर डाले, डाला हुआ नहीं है, ठीक है। खैर अच्छा जी, उसके बाद दोबारा मैं पोर्टल पे गया, ठीक है। तो आपके सामने मुझे अटैच असूली तौर पे करना है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने अटैचमेंट में अपना जहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ जो मैंने एड्रेस यहाँ पे डाला है यहाँ पे, ठीक है, इस बिजनेस का, ठीक है, इस एड्रेस के बारे में यहाँ पे प्रूफ ऑफ टेनेंसी या मुझे ऑनरशिप प्रूफ देना है। कैसे देना है? यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके ऐड अटैचमेंट पे आके
यहाँ पे फिर फाइल पे ऐड करके उस फाइल को सिलेक्ट करना है, जो भी फाइल हो, सिलेक्ट करने के बाद उसको मुझे ओपन करना है। जब ओपन करूंगा तो ये यहाँ पे फाइल ऐड होगी और मुझे यहाँ देन ओके कर देना है। अब ये देखो यहाँ पे वाला एग्रीमेंट ऐड हो गया, पहले भी ऐड हुआ था, दोबारा से ऐड हो गया, खैर मैं एक डिलीट कर रहा हूँ। तो इस तरह से ऐड कर लेना है। फिर देन अगर मैं चाहूँ तो फिर इसमें बिजली का बिल भी ऐड कर सकता हूँ। बिल ऐड करने के लिए अगेन ये पहले ऐड हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा से ऐड करना चाहूँ तो कैसे होगा, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके, यहाँ पे अगेन फाइल पे क्लिक करके चूज करके, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ओके करना है और यहाँ पे ये देखो दोबारा से फाइल अपलोड हो गई, ठीक है। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी देन आपने करना है सबमिट के बटन पर क्लिक, सिर्फ सबमिट के बटन पर क्लिक। जो ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी वो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आपकी प्रोफाइल में कहाँ पे, आपकी यहाँ पे ये बिजनेस शो हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे आप बताइए टिल नाउ आपका कोई भी क्वेश्चन है, आई एम अवेलेबल, ठीक है। अगर आपके पीछे बैकग्राउंड पे शो हो रहा है तो फिर आप अनम्यूट नहीं करेंगे, अगर नहीं है तो आप अनम्यूट करके भी और टाइप करके भी जैसे मर्जी क्वेश्चन। सर आपने ये बताया है कि इन प्रैक्टिस आप ओमिट भी कर देते हैं इसको, कि जो अपने प्रॉपर्टी का प्रूफ या बिल वगैरह ऐड किया है, तो वो जी, जी। ऐसा करना ठीक रहता है? सॉरी आप क्या कह रहे हैं? मतलब उसमें कोई हर्ज नहीं है अगर हम इसमें कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं? हाँ हाँ, वो आजकल ना ये हो रहा है, ठीक है। एक चीज बता दूं कि लोग यही कर रहे हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही ऐड ऑन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये आप कह लीजिए कि असूली तौर पे एफबीआर को देखना चाहिए, लेकिन एफबीआर इस चीज को नहीं देख रहा, ठीक है। राइट सर, थैंक यू। जी जी, कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोग का? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम कोई बिजनेस जो है डिलीट करते हैं तो उसके बारे में हमें एफपीआर नहीं पूछेगा कि आपका ये बिजनेस था ऑलरेडी, तो आपने इसको डिलीट किया, कोई एविडेंस नहीं, या ये तो नहीं कि आप डिलीट करने के बावजूद भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसका कोई इशू तो नहीं है, कोई नोटिस वगैरह तो उसका नहीं है? थैंक यू। देखिए अगर आपका बैंक अकाउंट अलग से खुला हुआ है, आप बिजनेस बैंक अकाउंट भी अपना बंद कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी, बैंक अकाउंट ही नहीं है तो बिजनेस आप कैसे करें? कुछ लोग आप कहेंगे कैश में कर रहा होगा, वो एक डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज जैसे मर्जी आप बिल्ड कर दें, लेकिन असली तौर पर अगर मैंने बिजनेस डिलीट कर दिया है तो ये जो आपका टैक्स लॉ है, आपको पता है ये कोई क्रिमिनल कोई लॉ नहीं है, ठीक है। ये कोई जुडिशियल लॉ है जिसके अकॉर्डिंग ये समझ लो कि ये मोर और लेस एथिक्स पे काफी बेस करता है, ठीक है। तो अगर हमने डिलीट कर दिया, ये आपको पता है रिटर्न भी हम खुद ही सबमिट कर रहे होते हैं ना, ये तो हम अपनी तरफ से सेक्शन 120 के अकॉर्डिंग जो सेल्फ असेसमेंट है उसमें क्या है कि हम जो बता रहे हैं एफबीआर उन सारी चीजों को मान रहा है। अगर हमारा ऑडिट नहीं खुलता था एफबीआर हमारी सारी चीजों को वैसे ही मानती, ठीक है। एटीएल का सचल आपका अलग से क्वेश्चन, वो मैंने आपको लेक्चर में बताना है। अभी एटीएल के बारे में प्रॉपर एक पूरा लेक्चर होगा अल्लाह के हुक्म से, और आपके बड़े सारे लोग जो प्रैक्टिस कर भी रहे हैं तो वो भी देखेंगे कि यार वाकई हमने कुछ चीजें डिफरेंट, ये तो हमें पता ही नहीं था, ठीक है। तो ये कह लीजिए कि इंशाल्लाह आपको इस चीज का मैं बताऊंगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर अगर ऑर्डिनरी टैक्स ईयर जो है जुलाई से जून तक, उसके अलावा किसी मंथ में रजिस्टर करते हैं तो फिर उसकी कैलकुलेशंस और वो टैक्सेबल वो किस तरह वो बनेगा फिर हमारा? एक मेरे प्यारे दोस्त मैं मिसाल देता हूँ। इफ आई एम गोइंग टू रजिस्टर माई सेल्फ एज ऑफ टूडे, आज मैं अपने आप को रजिस्टर करूँ तो मैं बीइंग इंडिविजुअल ये 30 जून तक मुझे गवर्नमेंट को अपने 1 जुलाई से लेके इस 30 जून तक अपना पूरा रिटर्न एटलीस्ट फाइल करना है, ठीक है, एटलीस्ट, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ मैं बिजनेस की बात करता हूँ कि मैंने आज अपने बिजनेस को भी ऐड करना है, बिजनेस की वजह से मैंने अपना एनपीएल लिया है, तो मेरे भाई इन जो 8 दिनों में 9 दिनों में मैं जो काम करूंगा मैं उसको शो कर दूंगा, ठीक है। राइट सर, ठीक है, थैंक यू। अच्छा सर एक क्वेश्चन ये है कि शुरू में थोड़ा स्किप कर गया मैं जावेद, कि ये इनरोलमेंट भी पहले करनी है ई रजिस्ट्रेशन से पहले? नहीं, वो मैंने बताया ई एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन में से एक चीज होती है। ई एनरोलमेंट उन लोगों की होती है जिनकी कोई पार्सल इन्फॉर्मेशन एफबीआर के पास हो, ठीक है। सॉरी सर आवाज नहीं आई। नदीम भाई आपने ना ये क्लास के अंदर ना दोबारा क्लास की रिकॉर्डिंग अटेंड करनी है, ठीक है। सॉरी सर आवाज नहीं आई, बताइएगा ई एनरोलमेंट का बता रहे थे आप? नदीम भाई आपने, मैं कह रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग दोबारा अटेंड करनी है, ये चीजें मैंने 2 दफा बताई हैं, ठीक है। ये फिर बाकी क्लास को मोर प्रोडक्टिव क्वेश्चन पूछने चाहिए, ये तो एक लेस प्रोडक्टिव क्वेश्चन है।
ई इनरोलमेंट का क्या बता रहे थे आप, क्या उसकी जरूरत नहीं होती? आपके जवेद भाई इंटरनेट में मसला है, बराए करम मैं कह रहा हूँ कि आप क्लास दोबारा रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, 2 दफा डिस्कस हुआ है, अगर आपको ना समझ आए तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, आई शैल बी देयर फॉर यू, ठीक है। ठीक। अच्छा जी, एक साहब कहते हैं अगर कोई कच्ची वादी में रहता हो, सर कच्ची वादी में रहता होगा तो फिर भी हम अपना कोई गाँव शाँव का कोई प्रॉपर नाम शाम तो होगा ना, ठीक है, तो वो तो हम लिख सकते हैं ना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। हाउस नंबर नहीं भी है, आप प्रॉपर गाँव शाँव का नाम लिख दें, कोई लिख दें जी ये वाला लोगों ने अपना बनाया होता है फलां हाउस। अच्छा जी, अगर कोई बैंक अकाउंट क्लोज हो गया है और दूसरा ओपन किया है तो उसको कैसे अपडेट करेंगे? उसको भी 181 की मॉडिफिकेशन के जरिए करेंगे, 2022 की रिटर्न होगी। अच्छा सर, अगर एक बंदे का अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक छोटा मोटा बिजनेसमैन है, शॉपकीपर गली मोहल्ले का, तो वो फिर जरूरत नहीं होती? नहीं नहीं, ये देखें, अगर उसकी वो आपने बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवाना तो उस बंदे को फिर एफबीआर में क्यों रजिस्टर करवा रहे हैं आप लोग, ठीक है। ऐसे ही एनटीएन खुशी से लेके देना चाह रहे हैं। नहीं सर, एक बंदे को नोटिस आया है कि भाई आपने एक ट्रांजैक्शन की है, गाड़ी खरीदी है, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक आप नॉन फाइलर हैं, आप हाँ अपनी हाँ रिटर्न ठीक, फिल करें, तो फिर ठीक वो है। अब उसमें मजबूरी है तो उसकी रिटर्न। फिर उसका बिजनेस ही नहीं डालेंगे, उसका बैंक अकाउंट भी ना डालो। ये तो उन लोगों के लिए बैंक अकाउंट डालना जरूरी है जिनका बिजनेस है ना। सर गली मोहल्ले के एक केस है, जैसे एक रियल केस है, मेरे जैसे भाई एक मैं कह रहा हूँ कि बैंक अकाउंट सेक्शन 114A के अकॉर्डिंग उन लोगों का डालना जरूरी है जिनका बिजनेस है। जो गली मोहल्ले वाला बंदा जिसको वैसे नोटिस आ गया है, उसका बिजनेस नहीं है, तो उसका हम बैंक अकाउंट डिक्लेयर ही ना करो अंदर प्रॉपर। सर एक सब्जी फरोश है, फॉर एग्जांपल एक सब्जी फरोश है, उसकी ठीक है, मतलब वो मतलब बिजनेस अपना नहीं उसका ऑपरेट करता अकाउंट, उसको नोटिस आ गया, उसने गाड़ी ली थी, मतलब कि ठीक है, तो वो उसको अब क्या करेगा फिर? तो उस नोटिस की कंप्लायंस अगर नहीं करेगा तो सेक्शन 121 के अकॉर्डिंग वो अपनी मर्जी से एफबीआर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पास कर देगा। बेहतर है कि उस नोटिस का जवाब दे। उसको सेक्शन 114(4) का नोटिस आया हुआ है, आप पढ़िएगा, ठीक है। सेक्शन 114(4) को भी आप पढ़ लीजिएगा, उसको रिटर्न सबमिट करनी है, सिंपल। अच्छा ठीक है, उसमें बैंक अकाउंट नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं है, ठीक है। ऑडिट असेसमेंट का ध्यान से आप पूछ रहे हैं कि फिर एक्सप्लेन। ऑडिट असेसमेंट ये है कि मेरे भाई सेक्शन 120(1)(a) के अकॉर्डिंग जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं तो इसके माना ये जाता है कि आपके एफ मतलब कमिश्नर साहब ने जो एफबीआर में बैठे हुए हैं उन्होंने आपकी रिटर्न को देख लिया, ठीक है, ये वाली चीज है। और वो देख लिया तो उसका उन्होंने एक ऑर्डर पास कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोग का? सर जस्ट लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी। जी। जैसे ही हमें ये टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, इट हम्म। मींस कि वी आर नाउ एक्टिव टैक्स पेयर, या जब हम टैक्स फाइल नहीं नहीं करेंगे शरोन तब? साहब, ये तो मैंने पहले भी अर्जी की है। जब आप फौरी जब तौर हम पे फाइल रजिस्टर्ड हो करेंगे। जाते हैं, ये तो सर्टिफिकेट चीख चीख के बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त। ये सर्टिफिकेट मिलने का मतलब वो ये नहीं कह रहा कि आप एक्टिव टैक्स पेयर हैं। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है नीचे, दिस इज नॉट अ वैलिड एविडेंस ऑफ फाइलर, ठीक है, या इसको कह लें एक्टिव, ठीक है। तो अभी तो आपको जब हम एक्टिव टैक्स फाइल पेयर लिस्ट, करेंगे टैक्स रिटर्न, देन राइट सर? देन और उसमें भी राइट, अगर थैंक आज मैं अपनी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, इस पे मैंने एटीएल का प्रॉपर, वो फिर मजा नहीं आएगा। और मैं आपको अभी बता दूं, ठीक है, मैं चाह यू। रहा हूँ प्रॉपर मैं आपको ठीक है बताऊं, सर, ठीक है, बिल्कुल। ठीक जी है, जी, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, बाकी पूछें जी क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं मोटा सा फिर जो 181 है उसको हल्का सा स्किम कर लेते हैं स्पीडली, ताकि आपको थोड़ी सी लीगल अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए चीज़ों की। साहिब भाई क्या करना चाहिए, किस अंदाज से पूछ रहे हैं या किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं? सेक्शन 181 मैंने आपको बढ़ा दिया है, ठीक है। और एटीएल को बस थोड़ा सा यहाँ जितना लिखा हुआ बताऊंगा, लेकिन प्रॉपर इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, ये वो डायरेक्टरी है, ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर उन लोगों के नाम लिखे होते हैं जिन लोगों ने अपनी टाइम पे रिटर्न फाइल की होती है। किस टाइम पे रिटर्न फाइल करते हैं, सेक्शन 118 को जब आगे पढ़ेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। तो अगर आप एक टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं भी करते, ड्यू डेट पे फाइल नहीं भी करते, जैसे हम अपना बिजली का बिल नहीं जमा करवा पाते तो बाद में हमें पेनल्टी लग जाती है या सरचार्ज पड़ जाता है। तो इस तरह से जो एफबीआर में आपका जो सेक्शन है 182 की पेनल्टियों को डील करता है। लेकिन रिटर्न फाइल ना करने की जो पेनल्टी है वो 182A में लिखी हुई है, तो हम 182 में लिखी हुई पेनल्टी को पे करेंगे। इंडिविजुअल में वो 1000 है, वो आपका अगर पार्टनरशिप है 10,000 है, कंपनी है 20,000 रुपये है, ठीक है। तो इसके बारे में आप देख लें सेक्शन का। अच्छा जी, उसके बाद कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। अच्छा ये चीज़ पढ़ लें,
नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी लॉ, ठीक है। मैं दो आपको क्लॉजेज या दो चीजें आपको बताता हूँ, हैं तो लीगल, ठीक है। ये बल्कि आपको मैंने आई बिलीव कल नहीं बताया, सब्जेक्टिव क्लॉज और नॉन सब्जेक्टिव क्लॉज के बारे में तो नहीं बताया ना मैंने आपको, कल दूसरी क्लास में बताया। अच्छा जी, आपको अच्छा जी, दो चीजें होती हैं, याद रख लीजिएगा। कुछ सेक्शन स्टार्ट होते हैं सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू, और कुछ सेक्शन स्टार्ट होते हैं आपके नॉट विद स्टैंडिंग। अभी आगे की क्लास में जाके इसको डिटेल में बता दूंगा, अभी बस आपको वक्ती तौर पे थोड़ा सा बता दूँ। जहाँ पे आ जाए ना सब्जेक्ट टू सब सेक्शन वो, सब्जेक्ट टू सब सेक्शन दिस, यानी कि जब किसी चीज में सब्जेक्ट वो प्लेस करना होता है ना सब्जेक्ट टू सेक्शन वन, उसका मतलब है कि सेक्शन वन को पहले पढ़ोगे तो फिर बाद में यहाँ पे आओगे तो आपको मीनिंग मिलेंगे। लेकिन जब वो बोल देता है कि नॉट विद स्टैंडिंग, तो उसका मतलब ये है कि जो चीजें इस सेक्शन में वो लिखने जा रहा है वो सुपरसीड कर जाएंगी, वो सुपीरियर है उन सारी चीजों से जो वो आगे बोलने जा रहा है। यानी कि वो आगे लिखता है, लेट्स सपोज कहता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस लॉ, उसका मतलब वो कहता है कि इस कानून में जो कोई और बात लिखी हुई उसको छोड़ दो, जो बात अभी मैं करूंगा वो सुपीरियर होगी। मैं इसी सिलसिले में अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये देखो, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, कहता है कि छोड़ दो एनीथिंग को, जो कुछ भी लिखा हुआ है इन एनी लॉ, जो कानून किसी भी कानून में लिखा हुआ सारी चीजों को छोड़ दो, फॉर टाइम बिंग इन फोर्स, जो पाकिस्तान में अभी अप्लाई हो रही है उन सारी चीजों को छोड़ दो। एनी एप्लीकेशन फॉर, कोई भी जो आपकी एप्लीकेशन होगी फॉर किस लिए, commercial or industrial connection of electricity or natural gas shall not be processed and such connection shall not be provided unless the person applying for electricity or gas connection is registered under section 181। यानी कि कोई भी आपका, वो कहता है कहीं और लिखा हुआ है ना कि एनटीएन आप वो आपको बिजली का बिल में लग जाएगा, वो आपका इंडस्ट्रियल कनेक्शन लग जाएगा, कमर्शियल कनेक्शन लग जाएगा। वो कह रहा है भाईजान मैं आपको एक चीज वाजिया कर दूं कि अगर आप 181 में कनेक्शन वो रजिस्टर्ड नहीं है, कोई भी कानून कह रहा है कि आपको रजिस्टर्ड वो कनेक्शन मिलेगा, तो भाई नहीं मिलेगा। हम लोग जो कहेंगे ये सुपीरियर है। बात समझ लगी? जी सर। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर टैक्स पेयर कार्ड, ये वाले शशकरी एफबीआई ने मारा हुआ है, इसको कोई इशू नहीं करता। वो कहता है टैक्स पेयर को जब मेरा दिल करेगा मैं कोई ऑनरेरी कार्ड इशू करूंगा जो लोगों को दिखाएंगे देखो मैं टैक्स पेयर हूँ, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये डिस्प्लेइंग ऑफ बिजनेस टैक्स कार्ड, ये अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, business license scheme, every person engaged in any business profession or vocation shall be required to obtain and display a business license। जी जी सर बिल्कुल सारे अवेलेबल हैं जी। अच्छा सर, ये जो सॉरी सर, ये जो जी। सेक्शंस आप देख रहे हैं इसकी कोई बुक वगैरह या कोई नोट्स वगैरह जो भी हैं वो बता दें। नोट्स भी आपको बता दूंगा, लेकिन असल अंडरस्टैंडिंग के लिए ना आपको ऐसी कोई बुक नहीं मिलेगी जो इस तरह से आपको प्रॉपर, ये आप देखो ना कि ये रूल्स में अब जो जितनी चीजें लिखी हुई है कंबाइन करके कहीं लिख दे, सेक्शन को जोड़ के लिख दे, आप अपनी नई बुक बनाए, अपने नोट्स बनाए। ठीक है, इस तरह की कुछ चीजें आपको कम ही मिलेंगी। नहीं वो सेक्शन को डिस्कस करेगा, जैसे कस्टम की कोई बुक करता है इशू, या एफबीआर भी इनकम टैक्स पे वो देखी होती है हमने अक्सर, वो मोटी मोटी सी बुक्स होती हैं, उसमें तो नहीं ये चीजें? ये उसी में ही है। आप अगर चाहते हैं मैं आपको चीज बता दूं, बेयर लॉ ले लें, उज़ैमा एंड अकराम का ले लें, आप एस इस्लाम का ले लें, सर एस इस्लाम का ले लें। ठीक है, एस इस्लाम पब्लिकेशन, एस ए सलाम पब्लिकेशन, इनका बेयर लॉ ले लें, इनकम टैक्स सेल टैक्स का। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा जी, अब ये देखें, ये कुछ एरिया है जो रूल्स में रजिस्ट्रेशन के मुताबिक बातें लिखी। मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि रूल्स में भी आपने लाजमी तौर पे देखना है। अब रूल्स में क्या लिखा हुआ है, अब ये देखें जी, मैं रूल 84 से 90 तक है, तो रूल 84 पे स्पीड लिए चला गया। सबसे पहले उसने ये बताया, और यार ये तो और अब नहीं जाएगी, टेंशन नहीं। 79 यहाँ पे अभी दरम्यान में आप ये भी कह सकते हैं सर ये फलां वाला अंदर मिसिंग है, तो कुछ डिलीट भी हो जाते हैं, आप याद रखिएगा। टैक्स पेयर, द रूल इन दिस
चैप्टर अप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 181 विच प्रोवाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स पेयर। कहता है इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर जो है, ये चैप्टर 12 है, इसका बता रहा है कि यहाँ पे मैं वो रूल बता रहा हूँ जो टैक्स पेयर और रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स पेयर को डील करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले वो कहता है रजिस्ट्रेशन वाला बंदा क्या क्या चीज देगा, CNC देगा, वो मैनुअली भी फॉर्म फिल कर सकता है, ऑनलाइन भी कर सकता है। ये जो उधर फॉर्म के अंदर सारी चीजें थी ना, वो आप इनको जब पढ़ेंगे ना, आप कहेंगे अच्छा इसके अंदर ये चीजें लिखी हुई हैं, इसलिए वो मांग रहा था, ठीक है। वो चीजें आपको सेक्शन में नहीं मिलेंगी। AOP के लिए क्या चीजें चाहिए होंगी वो भी यहाँ पे लिखी हुई होंगी, ठीक है। आपकी कंपनी के लिए क्या चीजें चाहिए होंगी वो भी यहाँ पे लिखी होंगी, ठीक है। तो आपने इस चीज को फिर रीडिंग देनी है। E-एनरोलमेंट के लिए वो कहता है एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म कहाँ पे बना हुआ है, कहता है ये फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट जो 9 है उसमें बना हुआ है। तो उसके लिए आप ऑनलाइन बोर्ड को सिस्टम निकालेगा, वो सिस्टम IRS का इन्होंने सिस्टम निकाला हुआ है, तो ये चीजें देख लो, ठीक है। फिर रिक्वायरमेंट ऑफ ई-एनरोलमेंट में ये देख लो, सेल नंबर, ईमेल एड्रेस, नेशनैलिटी, रेजिडेंशियल एड्रेस, अकाउंटिंग पीरियड अभी इन्होंने डाला नहीं हुआ, बाय डिफॉल्ट में वो सेक्शन 74 के तहत वो जुलाई से आपका ऑनवर्ड वो सेट हो जाता है। बिजनेस नेम, बिजनेस एड्रेस, ये देख रहे हो चीजें। अब वो कहता है कि ये फला चीजें AOP पे अप्लाई होंगी, ये AOP का उसने डाटा खोल के रख दिया, ठीक है। फिर उसमें परसेंटेज जो पूछता है, ये सारी चीजें मेरा भाई मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, ये चीजें पढ़नी आपने खुद है, ना दिखाता हो सकता है आप कहते हैं हमें तो जी पता ही नहीं है, कानून ये सारी चीजें आपके सामने है, ठीक है। फिर डिसीजन ऑन एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन E-एनरोलमेंट। अब ये देखो मेरा भाई, E-एनरोलमेंट की एप्लीकेशन कभी भी जाती है तो वो डिसीजन क्या होता है, अप्रूवल ही होती है। हालांकि वो चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है, वो कह सकता है कि फलां डेफिशिएंसी है, आपने प्रॉपर वो लगाया नहीं है, बिजली का बिल नहीं दिया मुझे, फलां चीज नहीं दी, ठीक है। तो ये देख लो कि इसके मुतालिक इसने ये प्रॉपर बताया हमें, ठीक है। क्या बताया, इसने कहा जी आप प्रॉपर जब एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसके बाद हमारे पास आएगी, हम चाहें तो उसको अप्रूव करें, हम चाहें तो रिजेक्ट करें, ठीक है। टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन बाय द कमिश्नर साहब के पास पावर होती हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट क्या है, मैंने आपको बताया, वो डक्टी है, डक्टी के बारे में कुछ चीजें वहां पे थोड़ी सी बातें डिस्कस की, लेकिन उसके बारे में मजीद बातें उसने यहाँ पे डिस्कस कर दी कि ये किस क्लास के तहत इशू होती है, किस सेक्शन में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। तो ये चीजें फिर आपने लीगली सारी चीजें देख लेनी है, कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आएगा, आई शैल बी देयर फॉर यू, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये मॉडिफिकेशन और कैंसिलेशन, ये जो भी हमने फॉर्म 181 को मॉडिफाई किया था उसकी ये बात है 182 की। इसमें कैंसिलेशन भी होती है, जिसके लिए मैंने आपको कल बताया था मरना पड़ता है, अब मर जाओगे तो फिर आपको अल्लाह ना करे, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हो अपनी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की, और उस पर भी बड़ा टाइम लगता है। और अभी FBR के पास, वो FTO के पास एक बंदा चला गया था, उसने कहा था यार ये ऐसे बुरे लोग हैं कि ये हमारा फलां साहब मर गया तो ये अभी तक हमें डी रजिस्टर नहीं कर रहे। तो FTO को बड़ा गुस्सा आया, फेडरल टैक्स ऑफिसर को, उन्होंने इनको बुलाया, उन्होंने कहा जी अभी हमें मैकेनिज्म बना के दो, आपके पास कोई एप्लीकेशन आएगी तो आप उसको रजिस्ट्रेशन के लिए प्रॉपर आपके पास मैकेनिज्म होना चाहिए। डिस्प्लेइंग ऑफ टैक्स कार्ड, वहाँ पे 181C में कुछ बात लिखी हुई है और उसकी फर्दर बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीजें से बताई हैं, रास्ता दिखाया है। अब आपने उस चैप्टर को जो आपका चैप्टर है 181 वाला जो पूरा चैप्टर है उसको कंबाइन करके चैप्टर 12 को, चैप्टर 9 को इस चैप्टर जो 12 है जो रूल्स का है इसको कंबाइन करके पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी, ठीक है। नहीं मैं शाह साहब PDF शेयर नहीं करूंगा, मैं आपको तरीका बता देता हूँ डाउनलोड कहाँ से करना है, ये आप डाउनलोड खुद करेंगे, ठीक है। डाउनलोड किया हुआ मैं नहीं दूंगा, उसकी वजह यह है कि आप जब खुद कर सकते हो तो क्यों किसी को कहते हो कि आपको कुछ डाउनलोड करके दें, ठीक है। ये देखो, ये FBR की वेबसाइट पे आपने जाना है, FBR की मेन वेबसाइट है, यहाँ पे जब आप जाओगे, ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद ये लिखा हुआ है एक्ट ऑर्डिनेंस रूल्स, ठीक है। एक्ट पे क्लिक करो, ये आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपके इनकम टैक्स रूल्स पड़े हुए हैं, अब ये मैं आपके साथ दो डिस्कस कर रहा हूँ। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे क्लिक करोगे, ये आपका ऑर्डिनेंस ओपन हो जाएगा, इसमें से जो टॉप वाला है इस पे क्लिक करना है आपने, ये आपके सामने ओपन हो गया, इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये आपने खुद डाउनलोड करना है, अपने पास सेव कर लेना ये, ठीक है। और ये अभी जो लेटेस्ट अमेंड हुआ हुआ है वो नहीं आया, ये अभी पिछले साल वाला अभी तक मैं भी चला रहा हूँ और वेबसाइट पे पिछले साल वाला पड़ा हुआ, ठीक है। और दूसरी ये कि अगर आपको रूल्स चाहिए हो तो यहाँ रूल्स पे क्लिक करना, यहाँ पे दोबारा से FBR की वेबसाइट पे एक्ट पे क्लिक करो, ये आपके सामने खुल गया। तो ये इतनी सिंपल चीज है, खुद आप करेंगे। सर इन केस ऑफ एन एक्टिव टैक्स पेयर passes away then what should be done next, unregistered that person। ये हम अनरजिस्टर्ड नहीं करेंगे, हम उसकी डेजोल्यूशन की या उसकी लिक्विडेशन की एप्लीकेशन देंगे कि इस बंदे की वो निकाल दें सिस्टम से, ठीक है। ये बंदा वो जो लीगली कंप्लायंस बेसिकली वो क्यों देंगे, कानूनी तौर पे आपको पता होना चाहिए कि अगर वो बंदा गुजर जाता है उसकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी है तो उसके वारसान से लीगल हायर से वो लायबिलिटी कलेक्ट की जा सकती है, ठीक है।
जी बताएं जी। सर रजिस्टर सर आई वाज एक्चुअली इंक्वायरिंग फॉर माय फादर। अच्छा शरून भाई, उसके लिए मॉडिफिकेशन पे जाके ये वाली चीज़ मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पे मेरे दोस्त आप जाओगे, ठीक है, लेट मी शेयर विद यू। यहाँ पे आप जाओगे मेरे दोस्त, आईरिस पे, आईरिस पे क्लिक करने के बाद आपने लॉगिन करना है अपने वालिद साहब का। जब आप अपने वालिद साहब का लॉगिन पे क्लिक कर लो, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना, यहाँ पे फिर सेकंड नंबर पे क्लिक करना, यहाँ पे पीरियड जब से उनकी डेथ हुई है वो सिलेक्ट कर लेना, जो भी ईयर हो, ठीक है। वो लिखने के बाद टैक्स ईयर को यहाँ पे आपने करूंगा, इसके अंदर दोनों चैप्टर दिखे होंगे। ये जो ये देख लो, अभी क्लास के साथ ही एंड होने के साथ ही मैं आपको शेयर करने वाला हूँ ये जो पीपीटी थी। एक मिनट, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। इसके अंदर ये देखें, स्टार्ट में ही ये दो है, ठीक है, 181 पूरा, ठीक है, चैप्टर 9 और आपका चैप्टर जो है ये 12 बनता है, ठीक है। ये दोनों आपके साथ, दोनों नहीं, पूरी फाइल शेयर हो जाएगी, ठीक है। ठीक है जी। बिल्कुल खामोशी है आपकी तरफ से। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जी इंडिविजुअल के केस में हमने जब उसका बिजनेस ऐड किया था, तो उस बिजनेस की डिटेल्स भी हम एट एनी टाइम अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सर उसमें एक ही तरीका है, अगर सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है तो सर उसको आप नहीं चेंज कर सकते, एक बात, ठीक है। और सिर्फ इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है तो उसको अगर आप चेंज करना चाहेंगे ना, तो सर आपको पहले से असूली तौर पे वैसे चेंज होना चाहिए। अगर मैं आपको प्रोफाइल में विजिट करवा दूं, असूली तौर पे होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रोफाइल को हम लोग तो डिलीट करके, जो हमारी प्रैक्टिस है, हम दोबारा से प्रोफाइल को एंटर करते हैं। उसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आईरिस पे जाऊँ भी, आपको मैं अपनी प्रोफाइल पे दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा ना, तो सर ये माय प्रोफाइल पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे स्क्रीन होपफुली यहाँ शेयर है। अच्छा, यहाँ माय प्रोफाइल पे अगर मैं क्लिक करूँ तो सर होना तो ये चाहिए बिजनेसेस पे आके, ये देखें यहाँ पे ये एडिट की डिटेल है, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ से एडिट करता हूँ ना, ये दोनों बिजनेस आ रहे हैं, जिसको भी मैं एडिट करूँ तो ये एडिट हो जाना चाहिए। मैं जब प्रोफाइल पे जाके सर्च करूँ तो शो, लेकिन उस पर जो मेरा वो एड्रेस आ रहा होता है ना, कौन सा एड्रेस, ये भी मुझे अब दोबारा से एक दफा दिखाने पे। हम इसको एडिट क्यों नहीं कर रहे होते? वहां से हम फॉर्म, जो मॉडिफिकेशन वाला फॉर्म मैंने आपको बताया ना, वो फाइल क्यों करते हैं, वो वहां से भी जाता है। लेकिन दैनिक ये वाला जो एड्रेस होता है ना, इस एड्रेस को वो डिलीट कर देता है जब मैं मॉडिफिकेशन पे जाता हूँ। तो लिहाजा हम पता है फिर क्या करते हैं, हम सबसे पहले प्रोफाइल में जाते हैं, यहाँ पे, यहाँ से जाकर उस बिजनेस को डिलीट कर देते हैं और दोबारा से उसको री एड कर लेते हैं, वो मॉडिफिकेशन से जाके, जो मैंने आज आपको बढ़ाया है, ठीक है। क्लियर है? सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं नहीं समझ सकता हूँ, पहली दोबारा। क्यों भाई? मैंने ये बोला है, मैं, मेरे प्यारे दोस्त एक बात सुन ले, आपको बता रहा हूँ कि आपकी प्रोफाइल, जियो में काम करती हूँ। ठीक है, आप लोग सोल प्रोप्राइटर कंपनी और एपीओ का तो बता रहे हो, लेकिन मुझे ना एनजीओ का भी जानना है। क्या जानना है आपको, मुझे बताएं। कि हम एनजीओ की रजिस्ट्रेशन कौन से उस पर करवा सकते हैं? एओ, मुझे नहीं लगता कि वो शायद एओपी में फॉल करता है या कंपनी में फॉल करता है। नहीं, वो एनजीओ का तो स्ट्रक्चर ही अलग से है, उसके डिफरेंट, आप कह रहे हैं कि गवर्निंग लॉज हैं, उसमें जो सेक्शन 42 की कंपनी है वो भी एक बहुत हाई लेवल पे नहीं। एक चीज बता दूं कि सिर्फ आप एनजीओ की बात करें ना, तो एनजीओ में कुछ 6 कानून है डिफरेंट, जिसके तहत वो रजिस्टर्ड होती है। उसमें सेक्शन 42 का हम आपको बता देंगे, मैं उसका हैंड आउट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन आपके पास बहुत कम है कि कोई बंदा एनजीओ रजिस्टर्ड करवाने आ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। सेक्शन 42 जो कंपनी एक्ट है वो आपको बता दूंगा, बाकी डिफरेंट गवर्निंग लॉ है, ठीक है, जो लोग फॉलो करते हैं।
सर मेरा मोटिव पता है क्या है? मेरा मोटिव ये है कि हमारे जो टैक्स कंसल्टेंट है ना, वो उससे मेरी डीलिंग होती है, तो वो जब मुझे समझाएं या मुझे कुछ एक्सप्लेन करें तो मुझे वो चीजें पहले से पता हो, इसीलिए मैं ये क्लास लेना चाह रही हूँ। आप बेफिक्र हैं, जो भी आपका सवाल होगा ना, अपार्ट फ्रॉम द क्लास यू कैन डिस्कस विद मी, ठीक है, आई शैल हेल्प यू आउट। ये ऐसे हर बंदे का ना होता ही है, यहाँ पे 4 लोग और उठाएंगे, वो कहेंगे जी हमारी ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हाँ जी, तो क्लास का वो मेरा फिर वो थोड़ा सा लिमिटेड होता है, वो ये कह लें कि मैंने पूरा सिलेबस और सारी चीजों को देख के चलना है। अपार्ट फ्रॉम क्लास आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, कोई भी बंदा, नॉट ओनली यू, एनीवन, जो भी कोई क्वेश्चन पूछेगा आई शैल आंसर यू, जो भी आप सवाल करेंगे, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू।